कि प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर आपको कार्यक्रम को रोका हुआ था और वो था कि प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं और हमने देखा था कि प्रोटीन के 2 प्रकार थे। पहला जो प्रकार था उसे कहा गया था सरल प्रोटीन और दूसरा जो प्रकार था उसे कहा गया था युग्मी प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या युग्मी प्रोटीन, है ना? इन दोनों को हमने जाना और समझा था। अब इसके बाद एक-एक करके देखते हैं। पहले सर एक दिन में इतना देखो बेटा ना दुःख कभी खत्म नहीं होता। जैसे आपका जो दुःख है वो इतना घातक है कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो ये संसार है वो दुःखों का एक पूरा बंडल है, बंच है। नहीं पढ़ाऊँगा तो दुःख है, अब इतना पढ़ाऊँगा तो दुःख है, तो दुःख कभी खत्म नहीं होंगे। बेशक इसको एक ही तरीका है दुःख खत्म करने का कि कारक से ही दूरी बना ली जाए। हद करते हो आप, है ना? हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। नमस्ते भैया। तो ये समाज किसी भी हाल में आपको जीने नहीं देगा। अतः अपनी धुन में जीते रहो, समाज के चक्कर में मत पड़ो। आपको पता है दिक्कत किससे भी हो सकती है? इस पेन से भी हो सकती है। सर ये काली दिख रही है, इसको सफेद ला लो। प्रॉब्लम यहाँ भी है। मेरी घड़ी से दिक्कत हो सकती है, सर नहीं ये घड़ी कम अच्छी लग रही है, इसमें कि कोई नई घड़ी लगा लो। तो दुःख तो हर जगह है दोस्त। लेकिन बहुत अच्छा, आज दिल गार्डन गार्डन हो गया है। हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आज बीपीएससी वाले हमें ढूँढ रहे हैं, कहाँ गए मास्टर चल लेकिन आजकल तो शनिवार और रविवार आपके लिए समर्पित है और पूरा का पूरा समर्पित है। खैर, हाँ, गुरुजी नमस्ते, नमस्ते भाई नमस्ते। गुड आफ्टरनून नमस्ते। कुछ खाए-वाए हुआ आप लोग? भोजन-पानी हुआ दोपहर में? और इतना तो वक़्त था ही कि आप थोड़ा आराम कर लेते क्योंकि मैं खुद सो कर के आ रहा हूँ, 1 घंटा नींद ले ली था बीच में। तो नमस्ते, नमस्ते। आदत बनेगी सर जी। ठीक, ठीक है। उसको अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए देखते हैं। तो यदि हम सरल प्रोटीन पर नज़र डालें और उसको देखें और समझें, तो बहुत सारे हमारे पास सरल प्रोटीन है। लिखिए हेडिंग सरल प्रोटीन। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है सरल प्रोटीन की कि जब प्रोटीनों का निर्माण जब प्रोटीन का निर्माण केवल 20 प्लस अमीनो अम्लों से ही हो, अमीनो अम्लों से ही होता है। अर्थात इसमें कोई और रासायनिक ग्रुप शामिल नहीं होता। अर्थात इसमें अन्य कोई रासायनिक समूह शामिल नहीं होता। समूह शामिल नहीं होता। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन। इसे कहेंगे सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन, है ना? जो अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो सरल प्रोटीन में आते हैं, जिनको हम एक-एक करके आपके साथ साझा करेंगे। लिखिएगा प्रमुख उदाहरण, प्रमुख उदाहरण। तो बहुत सारे हैं, जिनको हम आपके साथ चिन्हित करेंगे और ये प्रोटीन दरअसल जो सरल प्रोटीन है, ये 2 हिस्सों में बँटे होते हैं। एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ये होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन और एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन को हमने अब 2 और हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा है ग्लोबुलर का और एक हिस्सा है फाइब्रस का। ग्लोबुलर का मतलब हो गया कि छोटे वसा की गोलिकाओं जैसे, फाइब्रस का मतलब हो गया कि लंबे फाइबर जैसी रचनाएँ उसमें दिखाई देंगी। वो संरचना का निर्माण करेंगे। ग्लोबुलर में देखिएगा तो एल्बुमिन है नंबर 1 पर, 2 पर है ग्लोबुलिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामिन्स, हिस्टोन, ग्लोबिन्स और प्रोटामाइन्स और हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन्सुलिन, इम्यूनोग्लोबिन और ओवुलिन और फाइब्रस में कौन-कौन से हैं? कोलाजन, इलास्टिन, कोलाजन, इलास्टिन और केराटिन और एक्टिन और मायोसिन, फाइब्रोइन और फाइब्रिन, एक्टिन और मायोसिन, फाइब्रोइन और फाइब्रिन। तो अपनी कॉपी में ऐसे डिवाइड कर लेना। इतना हिस्सा यानी कि ये सारा का सारा इतना, ये ग्लोबुलर में आएगा और जो ब्लू कलर के हिस्से हैं, ये आएँगे फाइब्रस प्रोटीन में। कहाँ आएँगे? फाइब्रस प्रोटीन में शामिल होते हैं। अब इनके नाम थोड़े याद रखने होंगे। अब सवाल है कि ये वास्तव में जो प्रोटीन आपके सामने दिख रहे हैं, ये होते कहाँ हैं? कहाँ मिलते हैं? तो एक-एक करके मैं सबके बारे में बता रहा हूँ, उन्हें समझिएगा और जानिएगा। देखो, तो हम बात कर रहे हैं शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख सरल प्रोटीन, प्रमुख सरल प्रोटीन, शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख सरल प्रोटीन, इन पर हम चर्चा करेंगे या फिर हमारी बॉडी में कौन-कौन से सरल प्रोटीन पाए जा रहे हैं, जो अभी हम समझेंगे, है ना? एक हमने देखा एल्बुमिन, बड़ा फेमस है। ये 3 जगह होता है, एक तो रक्त में, दूसरा ये अंडा में होता है और तीसरा ये दूध में पाया जाता है। एक और हमने देखा, वो था ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ये होता है रक्त प्लाज्मा में और ऊतकों में पाया जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ें 3 नंबर, तो एक हम देखते हैं एक्टिन व मायोसिन, ये मांसपेशियों की रचना करते हैं, मांसपेशी की रचना में भाग लेते हैं और इन्हीं एक्टिन और मायोसिन की चर्चा भी थोड़ी पहले हुई थी कि ये संकुचन और प्रसरण करते हैं। संकुचन व प्रसरण में मदद करते हैं, यानी कि फैलाने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस कम करना भाई, हमारे छात्रों की भूमिका है। कहाँ चला गया बॉस? इधर आना। थोड़ा ना ब्राइटनेस कम करना इसका। हाँ, लाइट या तो एक तो बंद कर दो। सिया चौधरी करके एक छात्रा है, इनको दिक्कत हो रही है। हाँ, ठीक है। थोड़ा हम करियर दिखेंगे, बात मैनेज कर लेना, काला पहनो काला, कोई बात नहीं चलिए। ठीक, अब ठीक होगा शायद, हाँ जाओ। संकुचन व प्रसरण करेंगे। इसके बाद चौथा अगर देखें इसमें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जिसका नाम है कोलाजेन।
कोलाजन है ये हमारी अस्थि, दांत, बाल की जड़, बाल की जड़, रूट और त्वचा, इन सभी जगहों में पाया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पांचवा अगर देखें तो एक प्रोटीन है कोलाजन के अलावा इलास्टिन प्रोटीन, और इलास्टिन प्रोटीन होता है त्वचा, मांसपेशी, त्वचा, मांसपेशी, टेंडन और लिगामेंट में, टेंडन व लिगामेंट में अवेलेबल होता है, टेंडन व लिगामेंट में होता है। एक और बात, छठवां अगर देखें तो है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, लिखते रहना ऐसे ही। ये होता है रक्त प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में है, इसका काम है रक्त का थक्का बनवाना, रक्त का थक्का बनवाना। 7 नंबर की बात करें तो एक होता है फाइब्रिन प्रोटीन, ये भी रक्त में है और ये भी रक्त का थक्का बनवाता है, रक्त का थक्का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट 8 नंबर लिखें, एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, और ये वास्तव में हमारे गुणसूत्र में पाया जाता है अथवा डीएनए के साथ होता है। कॉमन सी बात है कि ये ऐसी भूमिका निभाएगा जिससे हमारी जो आनुवंशिकता है उसका वहन हो सके। 9 नंबर पे बात करें तो एक होता है प्रोलामिन्स प्रोटीन, और ये अश्व में होते हैं, अश्व में होते हैं। 10 नंबर पर अगर हम चर्चा करें तो एक होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, और ये हमारी उपस्थि में होता है। कहाँ पर? जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज या हमारी जो उपस्थियाँ होती हैं उसमें यह मौजूद होता है। एक और प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन, और ये हमारे बाल, नाखून, त्वचा का ऊपरी भाग, त्वचा का ऊपरी भाग जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, त्वचा का ऊपरी भाग, इन सभी जगहों में पाया जाएगा। इसके अलावा यही प्रोटीन पंख में और चोंच में और सींग और खुर आदि में, सींग और पशुओं की खुर आदि में भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। सींग और स्पर्म मतलब स्पर्म जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। केराटिन प्रोटीन बाल, नाखून और त्वचा के ऊपरी भाग में, पंख, चोंच, सींग और खुर में उपस्थित होते हैं, खुर में उपस्थित होते हैं। हालांकि ध्यान देना, एक और है 12 नंबर में लिख दूं, वो है फाइब्रोइन, ध्यान देना, फाइब्रिन नहीं, फाइब्रिनोजिन नहीं, फाइब्रोइन प्रोटीन, हालांकि ह्यूमन बॉडी में नहीं है। ये होता है रेशम के धागे में, रेशम के धागे में और मकड़ी के जाले में, मकड़ी के जाले में होता है, और ये चमक उत्पन्न करता है, ब्राइटनेस देता है। एक और है सेरिसिन प्रोटीन, सेरिसिन प्रोटीन, और जो सेरिसिन प्रोटीन है ये भी रेशम के धागे में है, लेकिन इसकी रेशम के धागे में रहने का मकसद है मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती प्रदान करना या स्ट्रेंथ देता है। इसे तत्काल अपनी कॉपी में लिखते रहिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ये प्रोलामिन्स नहीं, ये प्रोटामाइन है, इसको सही कर लेना। ये है प्रोटामाइन, प्रोटामाइन, अस्पर्म वाला सही कर लेना, प्रोटामाइन, इतना लिखिए। एक होगा विटेलिन, विटेलिन, ये होता है अंडे की जर्दी में, अंडे की जो जर्दी है, पीलापन है ना अंडे का, उसमें होगा विटेलिन, अंडे की जर्दी में होगा विटेलिन, दाल में होता है प्रोलामिन्स। हाँ, इसके बाद और भी हम नोट करा रहे हैं, ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन, पढ़ाते रहना ऐसे, पॉइंट अपना जो भी होगा। ये गेहूं में होता है, इतना नोट कीजिए। ब्यूमिन, हाँ है ग्रुप। अब ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब क्या है? आप मोटा-मोटा से समझना, कोई और केमिकल कंपाउंड्स अवेलेबल हो गया। जैसे अभी तक जो सरल प्रोटीन बना था, इस प्रोटीन को बनाने में केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था, वो था 20 प्लस प्रकार का क्या मिल जाए? अमीनो एसिड मिल जाए। तो जब केवल एक ही कलर की मोती यहाँ पर दिखाई दे, तो ये वास्तव में 20 प्लस प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर बना ये सरल प्रोटीन हो गया। लेकिन इसी माला में जब आप मोती थोड़े और कलर के डालना शुरू करोगे, तो ये जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। अभी भी ये प्रोटीन है, ह्यूमन है, बट खाली इसमें क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मान के चलना कि जब अमीनो एसिड ही हो और प्लस में अन्य रासायनिक समूह भी इसमें शामिल हो जाए, या कोई अन्य यौगिक इसमें शामिल हो जाए, और तब प्रोटीन बन रहा हो, तो इसे हम कह देते हैं संयुग्मी या कंजुगेटेड प्रोटीन। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो आपको और अधिक समझ में आएगा। इनमें इनके एग्जांपल्स लो, लिखिए अपनी कॉपी में उदाहरण, हमारे साथ ही लिखते रहिएगा, तभी काम बनेगा भैया। और आपकी गतिशीलता ठीक है तो आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बाद में करोगे दिक्कत आएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम अमीनो एसिड लें और प्लस में इसमें थोड़ा सा वसा डाल दें, फैट डाल दें, और इससे मिला के हम प्रोटीन बनाएं, तो ये कहलाता है लिपोप्रोटीन। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा है, वहां पर लिपोप्रोटीन की चर्चा हुई थी कि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना, प्लस में क्या ऐड किया हमने? वसा ऐड की, तो क्या बना? लिपोप्रोटीन। अभी जो लिपोप्रोटीन बना ये कंजुगेटेड प्रोटीन की श्रृंखला में जाएगा। दूसरा, मान लो ढेर सारा अमीनो एसिड लिया गया और इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया कार्बोहाइड्रेट, ऐड किया कार्बोहाइड्रेट, ऐड किया, तो ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। जैसे मैं अगर अमीनो एसिड लूं और अमीनो एसिड के साथ साथ हम एक काम करें कि इसमें हम डीएनए या आरएनए ऐड कर दें, ये भी तो एक कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला में ही आएगा, बस न्यूक्लिक एसिड है ये, डीएनए या आरएनए ऐड कर दें, तो ये कहलाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाएगा। तो ये कंजुगेटेड की श्रृंखला में आएंगे न्यूक्लियो वाले। यदि मैं एक काम करूं कि अमीनो एसिड लूं और अमीनो एसिड में हम ऐड ऑन कर दें कुछ क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, या हम इसमें ऐड ऑन कर दें थोड़ा सा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कलर है लाल रंग, क्लोरोफिल हरा है, तो जब आप अमीनो अम्लों के साथ कलर चीज करना शुरू कर देंगे तो ये कहलाता है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमा का मतलब होता है रंग, तो कहलाएगा क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। तो क्रोमोप्रोटीन है एक कंजुगेटेड प्रोटीन।
यदि हम अमीनो एसिड लें और इसमें हम फास्फोरस ऐड कर लें, ऐड ऑन कर दें थोड़ा सा फास्फोरस, तो ये कहलाएगा अब फास्फोप्रोटीन। क्या कहलाएगा? फास्फोप्रोटीन की श्रृंखला में आ जाएगा। और ये जो फास्फोप्रोटीन है एग्जैक्टली यह एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो इतने सारे एग्जांपल्स अपनी कॉपी में डालिए। तो अब मेटलोप्रोटीन क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन गया। ऐसे ही एग्जाम में जैसे हम मान लो मेटल में फेरेटिन यूज कर लेते हैं, फेरेटिन, तो अब कहलाएगा ये मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन। तो अब मेटेलोप्रोटीन क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन गया। ऐसे ही एग्जाम में इक्का दुक्का आपसे पूछ सकते हैं। तो इतने सारे एग्जांपल्स अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और मुझे लिख दिया करिए कि ओके डन। थोड़ा फास्ट लिखना तभी काम बनेगा। क्या होगा? जहाँ तक है उनको नजर में रखा जाए। प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां बड़ी प्रसिद्ध है। एक होती है मैरस्मस और एक होती है क्वासियोरकर। मैरस्मस और क्वासियोरकर, मैरस्मस और क्वासियोरकर। तो अपनी कॉपी में दो हिस्सों में बांट लीजिएगा। मैरस्मस छोटे बच्चों में मसलन 1 साल तक इनमें प्रभाव डालती है। और होगा क्या इसमें? ध्यान देना, यह वास्तव में प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी से हो जाती है। दोनों की कमी से होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है, अभी वो भोजन में और कुछ ले भी नहीं पा रहा है। तो एक तो प्रोटीन उसकी बॉडी में कम हो गया और दूसरा उसके शरीर में ऊर्जा की व्यापक कमी देखी जा रही है। तो दोनों स्थितियां एक ही जैसी बन रही हैं। इसलिए ध्यान देना, इससे शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाएगा, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, मांसपेशी ढीली हो जाएंगी, है ना? और बच्चे का जो ऊपरी सर का तालू है, तालू नहीं भर पाता, नहीं भरता। यहाँ पे देखो गड्ढा सा बना रहता है ना, वो गड्ढा वैसे ही बना रहेगा। हालांकि ये डिफिशियंसी डिसीज है, तो इनको अगर आप बच्चों को भोजन पानी देना शुरू करो ठीक ठाक से, ये फिर से रिलैक्स हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक हो जाती है। ये थोड़ा सा बड़े बच्चों में होता है ना? ये बच्चों में होगा और लगभग 1 से 4 साल तक के बच्चों में दिखाई देता है। और ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है, केवल प्रोटीन की कमी से होगा, क्वासियोकर। इसमें शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है। दूसरा, बच्चे का हाथ व पैर पतला और टेढ़ा हो जाता है, पतला व टेढ़ा हो जाएगा। और पेट बाहर आ जाता है, पेट बाहर आ जाता है। इसे भी ठीक किया जा सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि ठीक नहीं होगा। अब लास्ट में चलते बात, इसे नोट कर लीजिएगा। एक बात देखी जाए कि आखिर प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस कौन से हैं? इतना नोट कर लीजिए पहले। तो लिखा जाए हेडिंग नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन के प्राकृतिक स्रोत। नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन के प्राकृतिक स्रोत। प्रोटीन के प्राकृतिक स्रोत या नेचुरल सोर्स। तो प्रोटीन के प्राकृतिक स्रोत में सबसे टॉप क्वालिटी में क्या है? वो है सोयाबीन। सोयाबीन, मूंगफली, 1 टू 1 करके लिख लीजिएगा। मूंगफली, पनीर, मसूर की दाल, मछली, पोल्ट्री उत्पाद, अंडा, अरहर, उड़द, मसूर, सॉरी, अरहर, उड़द और एक होता है वो दाल, मूंग दाल। हाँ, दिमाग में नहीं आ रही मूंग दाल, मूंग दाल। तो ये और दूध, मिल्क, दूध हुआ, दूध के उत्पाद, दूध के उत्पाद। इतने सोर्स हैं जहाँ से आप हासिल कर सकते हो अलग-अलग मात्रा के प्रोटीन या अलग-अलग व्यवस्था के प्रोटीन। तो दोस्तों ये रहा प्रोटीन के बारे में। ये कुछ कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में लिखा है, आपने कॉपी में देखा, मैं सारा बता दिया। ये मैरस्मस और क्वासियोरकर का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोगों ने अपनी कॉपी में क्रमशः लिख रखा है। अब हम आपको एक नए सेगमेंट की तरफ ले चल रहे हैं, जिसका नाम है विटामिन। इसको भेजना यहाँ के आदमी को। नेक्स्ट की तरफ हम चल रहे हैं, जिसका नाम है विटामिन्स। कॉपी में लिखिए हेडिंग विटामिन्स, कॉपी में डालिएगा विटामिन्स। विटामिन्स आमतौर पर अभी तक जो हमने देखा, पोषक तत्व वो होते हैं, 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं। एक होते हैं माक्रो न्यूट्रिएंट, या हिंदी में कहते हैं अधिक मात्रा में इन्हें चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, यानी कि ग्राम में, जैसे 600 ग्राम पर डे, ये हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो ये माक्रो न्यूट्रिएंट होंगे। जैसे 60 से 70 ग्राम पर डे, ये चाहिए प्रोटीन हमें, तो ये माक्रो न्यूट्रिएंट में आएंगे। जैसे 40 से 50 ग्राम पर डे, ये चाहिए फैट, वसा। तो जब हमें कोई चीज़ इतनी हाई वैल्यू में चाहिए होती है, जिसे हम ठीक ठाक खा सकें, तो वो माक्रो न्यूट्रिएंट्स या अधिक मात्रिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। लेकिन हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि मैक्सिमम जो हमारी नीड है इन्हीं से पूरी हो रही है, बट कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता इतनी ज़्यादा होती है, यदि वो कम पड़े तो हम बीमार हो जाएंगे। तो अगर हम पोषक तत्वों की दूसरी श्रृंखला आपको दिखाएं,
तो उन पोषक तत्व को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हें हम हिंदी में सूक्ष्म मात्रा वाले बोलते हैं। सूक्ष्म मात्रा वाले के आधार पर बोलते हैं। अब इनमें ध्यान देना कि सबसे प्रमुख है वो है विटामिन। इसलिए प्रमुख है विटामिन क्योंकि विटामिन हमें म्यू/जी पर डे चाहिए। मतलब 50 से 100 माइक्रोग्राम में चाहिए, ग्राम में नहीं चाहिए, प्रतिदिन के आधार पर। इसलिए विटामिन इस श्रृंखला में आता है। इसके अलावा कुछ खनिज लवण भी इसी श्रृंखला में आते हैं। कुछ खनिज लवण भी इसी श्रृंखला में आते हैं, जैसे लोहा हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये तमाम ऐसे खनिज पोषक तत्व हैं जिनको हम माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से लेते हैं। तो अगर हम विटामिन्स को कहें कि विटामिन्स क्या हैं, तो उत्तर होगा विटामिन्स सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं जो कि रासायनिक तौर पर एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो परिभाषा में अगर डाली जाए तो इसे अपनी कॉपी में दोनों तरफ ऐसे फिट कर लेना और फिर हम विटामिन्स की परिभाषा लिखेंगे। तो नीचे लिखिएगा उसके इन दोनों को बनाने के बाद विटामिन्स की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि विटामिन्स विटामिन्स सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व होते हैं जो कि एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक हैं। एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। तो ये परिभाषा लिखिएगा जो कि एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। अब सवाल आता है कि विटामिन्स की हमारे जीवन में भूमिका क्या है? विटामिन्स अलग-अलग होते हैं और उनकी भूमिका भी अलग-अलग होती है। तो हम लोग एक तरीके से ये मान लेंगे मोटा-मोटा कि विटामिन्स हमें रोग प्रतिरोध क्षमता दे रहे हैं और हमारी उपपची क्रियाओं को बेहतर कर रहे हैं और अलग-अलग विटामिन की भूमिकाएँ भी अलग-अलग होती हैं, है ना? इसे हमें ध्यान में रखना है। 1 सेकंड रुकिएगा। नीचे लिख देना कॉपी में। अब विटामिन्स के कार्य मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा, नीचे लिखिएगा। विटामिन्स के कार्य, विटामिन के कार्य और नीचे आगे लिखिएगा। यह उपपची क्रियाओं को बेहतर करता है। यह उपपची क्रियाओं को बेहतर करता है। हाँ, ठीक हाँ, नहीं बाद में। यह उपपची क्रियाओं को बेहतर करता है और दूसरा लिखिएगा, यह रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाता है। यह उपपची क्रियाओं को बेहतर करता है और दूसरा लिखिएगा, यह रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाता है। यह रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाता है। नीचे एक नोट डाल देना, लिखिएगा। ज़्यादातर विटामिन ज़्यादातर विटामिन नीचे नोट लिखिएगा। हमें फल, सब्जियों फल जाओ, जाओ, जाओ। सब्जियों, दूध, अनाज, मांस, अंडा व मछली अंडा व मछली आदि से प्राप्त होते हैं। अंडा व मछली आदि से प्राप्त होते हैं। आदि से प्राप्त होते हैं। हालाँकि ध्यान देना, 2 ऐसे विटामिन हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा। कौन-कौन से? विटामिन डी और दूसरा है विटामिन की। इनको हमारी शरीर खुद भी बना सकती है अलग-अलग प्रक्रियाओं द्वारा। लिखिएगा हालाँकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से शरीर स्वतः बनाती है। शरीर स्वतः बनाती है तथा विटामिन के भी विटामिन के भी संश्लेषित किया जा सकता है। विटामिन के भी संश्लेषित किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो 2 याद रखिएगा। ज़्यादातर विटामिन्स हमें हासिल करने में क्या-क्या चाहिए? ज़्यादातर विटामिन हासिल करने में फल, सब्जी, दूध, अनाज, मांस, अंडा, मछली मतलब जो भी हम खाते हैं वो सब विटामिन्स के स्रोत हो सकते हैं क्योंकि बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। बट 2 ध्यान देना है कि डी सूर्य के प्रकाश से मिलेगा और विटामिन के भी हम क्या करें तो इसको भी हमारी बॉडी आवश्यकता पड़ने पर संश्लेषित कर सकती है या सिंथेसाइज़ कर सकती है। इसलिए ये 2 हमें याद में रखने हैं। खैर आगे बढ़ा जाए तो हम एक और बात समझते हैं। बात ये है कि विटामिन्स के खोजकर्ता-वर्ता क्या रहे हैं? आमतौर पर कोई स्पेसिफिक खोजकर्ता तो नहीं रहे हैं लेकिन एक नाम आता है जिनका नाम है सी फंक या कैसमीर फंक। इन्होंने 1912 में एक विटामिन सिद्धांत दिया था। 1912 में विटामिन सिद्धांत दिया और इसीलिए इन्हें खोजकर्ता की श्रृंखला में रखा गया है। खोजकर्ता की श्रृंखला में रखा गया है। एक और नाम बहुत प्रसिद्ध है वो है फ्रेडरिक गॉल एंड हॉपकिंस। फ्रेडरिक गॉल एंड हॉपकिंस ने विटामिन्स पर अधिक व्याख्या दी है। विटामिन पर अधिक व्याख्या दी है। विटामिन्स पर अधिक व्याख्या दी है तो 2 नाम ध्यान में रखना है। एक है टी फंक या कैसमीर फंक और दूसरे हैं फ्रेडरिक गॉल एंड हॉपकिंस। फ्रेडरिक गॉल एंड हॉपकिंस इन दोनों को हमें थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों नाम क्रमशः लिख लिए होंगे, है ना? चलिए। फंक्शन वही हमने फंक्शन तो पहले से ही लिख रखा है। अब अगर देखा जाए कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं तो अपनी कॉपी में 2 हिस्सों में बाँटिएगा। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन फैट सॉल्युबल जिसमें ए, डी, ई और के आते हैं। ये तो दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा। दूसरा जल में घुलनशील विटामिन है सी और बी कॉम्प्लेक्स। सी और बी कॉम्प्लेक्स। एक बात ध्यान देना, जो वसा में घुलनशील है, जो वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन है, वास्तव में वसा में पाए भी जाते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन है, वास्तव में वसा में पाए भी जाते हैं। वसा में पाए भी जाते हैं। इस बात को ध्यान देना, पाए भी जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं जो जल में घुलनशील हो, जल में पाए जाएँगे। जल में घुलनशील विटामिन जल से प्राप्त नहीं होते। जल से प्राप्त नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अगर गिलास पानी पी रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलने लगा है? विटामिन बी और विटामिन सी मिल रहा है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। इतना कॉपी बनाइएगा।
पहले हम जल में घुलनशील वालों को देख लेते हैं और फिर हम वसा में घुलनशील वालों को देख लेते हैं। देखो, तो लिखिए हेडिंग, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। 2 आएँगे इसमें, एक आएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा होते हैं तो कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, और दूसरा आएगा विटामिन सी, कौन-सा आएगा? विटामिन सी आएँगे, ये 2 ध्यान में रखने हैं। इन दोनों को लिखना अपनी कॉपी में। इतना हो जाए तो बताना। इसमें से पहला जो हम शुरू कर रहे हैं वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन-सा है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में लगभग-लगभग विटामिन बी1 से लेकर विटामिन बी17 तक विटामिन पाए जाते हैं अलग-अलग श्रृंखला से। जिनमें से कुछ बात ध्यान में रखनी है। एक बात ये कि विटामिन बी12 होते हैं, खासियत ये है, ये वर्षों तक यकृत में स्टोर होते हैं। वर्षों तक ये यकृत में इनका संग्रहण किया जा सकता है और रहते भी हैं ये। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। दूसरी बात ध्यान देना कि विटामिन बी6 के साथ भी लगभग कुछ कहानी ऐसी होती है कि जो विटामिन बी6 है, सॉरी विटामिन बी9 जो है, थोड़ा बहुत यकृत में स्टोर हो जाता है। ये भी सामान्य रूप में ये भी सामान्य रूप में यकृत में भंडारित होते हैं। यकृत में इनका भंडारण होता है। बाकी और भी जितने हैं, वो सब अगर ज़्यादा खाए जाएँगे, तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएँगे। बट इनको 2 को ध्यान में रखना है, बी12 को और बी9 को, जो थोड़ा बहुत भंडारित हो सकते हैं। बाकी जितने भी अदर बी कॉम्प्लेक्स हैं, अदर बी कॉम्प्लेक्स हैं, ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इनकी अधिक मात्रा मूत्र के माध्यम से बाहर मूत्र के माध्यम से बाहर आउट हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद है कि इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल टू वॉच विदाउट फुल। क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है क्या? फुल स्क्रीन पे क्या रखें? इधर से तो देखो, मतलब मोबाइल में कैसा है? ऐसा दिख रहा है, ये हॉरिज़ॉन्टल हॉरिज़ॉन्टल दिख रहा है जैसे। ये रूप अगर चाहिए, ऐसा। नाटक क्यों करते हैं? सब पर विचार करते हैं। पहला है विटामिन बी1, कौन-सा है? विटामिन बी1 है। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होगा? बी1। तो हम एक-एक करके सब पर विचार करते हैं। पहला है विटामिन बी1, कौन-सा है? विटामिन बी1 है। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होगा? थायमीन। आप चाहें तो नोट करें हमारे साथ, आप चाहें तो एक-एक करके बाद में नोट करें, एज़ यू विश एज़ यू वांट। अदर नेम में इसे कहते हैं हम बेरी-बेरी विटामिन। बेरी-बेरी विटामिन की संज्ञा देते हैं, या इसे कई बार हम ब्रेन का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क की क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है ये। और इसे हम एन्यूरिन भी कहते हैं कि ये एंटी न्यूरेटिक होता है, सूजन कम करेगा। एंटी न्यूरेटिक होता है, मस्तिष्क में सूजन कम करता है। इसे नाम क्या होगा? एन्यूरिन। क्या होगा? एन्यूरिन। नेचुरल सोर्सेज़ क्या होते हैं? इनके जो प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत से ध्यान में रखना। सूखा खमीर, सूखा खमीर है, पोर्क है यानी कि सूअर का मांस, होल ग्रेन यानी कि साबुत अनाज, मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदी में नोट कर लेना। लेंटिल्स इसे बोलते हैं मसूर की दाल, स्पिनच पालक, सनफ्लावर सूर्यमुखी, मिल्क दूध, लाल मांस यानी रेड मीट जो कि मटन वगैरह, कॉलीफ्लावर फूलगोभी और नट्स यानी कि वो मूंगफली वगैरह, उन सबको खाने से ये मिल जाएगा। ध्यान देना कुछ फैक्ट है क्योंकि विटामिन बी1 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तथ्य है कंज्यूमिंग पॉलिश राइस फॉर अ लॉन्ग टाइम लीड टू द विटामिन बी1 डिफिशियंसी। लंबे समय तक जो हम उष्णा चावल खाते हैं ना, अरवा क्या बोलते हैं, सफेद वाले क्या बोलेंगे? तो लिखा है कि लंबे समय तक पॉलिश या सफेद चावल खाने से, सफेद चावल का सेवन करने से विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। दूसरा, विटामिन बी1 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, आरएनए। हम बोल रहे हैं, आप इसको लिखते चलिएगा। विटामिन बी1 डीएनए और आरएनए के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है और एक्टिवेट द न्यूरोट्रांसमीटर मैटर एंड द मेंटेन द पल्स रेट। यह हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर मैटर को सक्रिय करता है, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर को सक्रिय करता है और साथ ही साथ यह हमारी पल्स रेट को बेहतर करता है। हमारी पल्स रेट यानी कि नाड़ी की दर को बेहतर करता है। विटामिन बी1 डिफिशियंसी केज द स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड पैरालिसिस। विटामिन बी1 जब कम हो जाता है तो मस्तिष्क में सूजन और लकवा मार जाता है। मस्तिष्क में सूजन और लकवा मार जाता है। एक और ध्यान देना, विटामिन बी1 आर एक्सट्रैक्ट थ्रू द यूरिन। अधिक विटामिन बी1 अगर हम खा लेंगे तो वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। अधिक विटामिन बी1 खा लेने से वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट, एक बीमारी है जो कि विटामिन बी1 से कनेक्टेड है, वो है बेरी-बेरी। इसके कुछ लक्षण याद रखिएगा। एक तो लकवा मार जाएगा और खास करके पैर में लकवा मारता है। दूसरा, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं और तीसरा, तापमान कम हो जाता है शरीर का, तापमान में कमी आ जाती है। ऐसे 3 प्रमुख सिम्पटम्स आपको याद रखने हैं, जो कि बेरी-बेरी में होगा, ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए, कहते हैं हम राइबोफ्लाविन। क्या बोलते हैं? इसका जो रासायनिक नाम है, लिखते रहिएगा तेजी से। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन बी का, वो है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन नाम है, राइबोफ्लाविन। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। याद है 5 कार्बन वाली राइबोज शर्करा, वो प्राप्त होती है, इसलिए इसको राइबोफ्लाविन नाम दिया गया है। राइबोफ्लाविन नाम दिया गया है। इसको हम अन्य नामों में भी जानते हैं। इसको हम विटामिन ऑफ गार्ड कहते हैं, विटामिन ई के कहते हैं, या एसी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन?
एसी विटामिन की श्रृंखला, एसी वो ठंडी करने वाला नहीं, एंगुलर क्लासिस होता है, इसलिए इसको हम एसी विटामिन की श्रृंखला में रखते हैं। कहाँ से मिलेगा? सूखा खमीर खाने से, मांस खाने से, मछली, अंडा और हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, मशरूम, आलमंड यानी बादाम खाने से, एवोकाडो नामक फल खाने से, बनाना यानी केला और ऑरेंज यानी संतरा, इन सभी का सेवन करने से विटामिन बी 2 मिल जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बी 2 के इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विटामिन बी 2 के तथ्य कुछ हैं जिनको ध्यान में रखना है। एक तो अगर मान लो व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी 2 की कमी आई, तो क्या-क्या होगा? पहला तो पिंपल्स हो जाता है, यानी कि पिंपल मीन दाने निकल आएंगे ना, मोल्स अलग होता है, पिंपल अलग होता है, तो पिंपल्स आ जाते हैं, चेहरे पर आएंगे, इधर-इधर आएंगे। दूसरा एंगुलर क्लोसिस नामक रोग हो जाता है, कौन सा रोग? इसको बोलते हैं एंगुलर किलोसिस, एंगुलर किलोसिस। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखना, दोनों होंठ के किनारे यहाँ पर घाव युक्त हो जाते हैं और फिर मुँह खुलने में प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, मुँह खुलने में प्रॉब्लम आएगी, इसको बोलते हैं एंगुलर किलोसिस। दूसरा ड्राई एंड क्रैक स्लीप हो जाएंगे, यानी कि होंठ सूखे और फट जाते हैं, सूख जाते हैं और उनमें क्रैक आ जाता है, यानी कि जैसे ठंडी के मौसम में तो आम है, लेकिन गर्मी में कई बार हो जाता है। मोल्स एंड वार्ट आ जाएगा, तिल और मस्से आ जाते हैं चेहरे पर, तिल व मस्से आने शुरू हो जाएंगे जब विटामिन बी 2 कम होगा। टंग एंड माउथ अल्सर और मुख में छाले पड़ जाते हैं, ये हुआ, मुख में छाले पड़ जाएंगे विटामिन बी 2 कम होने पर। पाचन तंत्र खराब होगा, बच्चों का ग्रोथ रुक जाएगा और आंखें आपस में चिपक रहती हैं, जब हम सो के उठते हैं तो आंखें आपस में चिपकी रह जाती हैं विटामिन बी 2 की कमी से। खैर, नेक्स्ट है विटामिन बी 3, इसे बोलते हैं रासायनिक तौर पर नियासिन, क्या बोलेंगे? निकोटिनिक अम्ल बोलेंगे, निकोटिनिक अम्ल कहेंगे अथवा नियासिन के नाम से जानते हैं, अथवा नियासिन के नाम से जानते हैं। अदर नेम इसका है त्वचा प्रदाह रोधी विटामिन, त्वचा प्रदाह रोधी विटामिन, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं एंटी पेलेग्रा विटामिन, एंटी पेलेग्रा विटामिन। एक बीमारी होती है ना पेलेग्रा, तो जब ये विटामिन कम हो जाता है तो ही होती है पेलेग्रा, इसलिए ये विटामिन है तो पेलेग्रा को रोकने का प्रयास कर देगा। सवाल है कि क्या खाया जाए? लगभग खाने वाली चीजें एक जैसी है, ज्यादा अंतर होगा तो मैं बताऊंगा ही आपको। राइस, सूखा खमीर, मटन, चिकन, लिवर, चिकन, ब्राउन राइस, सोयाबीन मिल्क और चीज यानी कि पनीर आदि, इन सबका सेवन करके हम विटामिन बी 3 हासिल कर सकते हैं। फैक्ट है, विटामिन बी 3 को राइबोसाइड भी कहते हैं, एक और नाम है इसका, क्या है? राइबोसाइड, राइबोसाइड भी कहा जाता है, राइबोसाइड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नियासिन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, एक अमीनो अम्ल है ना, पढ़ा था आपने ट्रिप्टोफैन, ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसी अमीनो अम्ल से ही नियासिन बनता है ना? और आपको पता ही है कि नियासिन ही क्या है? विटामिन बी 3 है, क्या है? विटामिन बी 3 है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? पेलेग्रा रोग हो जाएगा। विटामिन अगर कम हुआ विटामिन बी 3, बीमारी का नाम हो जाएगा पेलेग्रा, विटामिन का नाम हो जाएगा, बीमारी का नाम पेलेग्रा। आइए एक बार नजर डालें कि भाई पेलेग्रा में होता क्या है? पेलेग्रा के सिम्पटम्स कुछ इस तरह के होंगे, जगह-जगह पर चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी कि स्किन पर रैशेस आएंगे, रेड कलर रैशेस। जैसे कि पेलेग्रा इज आल्सो कॉल्ड द 3 और 4D डिसीज, मींस डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया एंड डायरिया एंड डेथ। फोर कंडीशंस मे बी सीन ड्यूरिंग द पेलेग्रा, है ना? ध्यान रखना कि इसे याद रखना अपन को कि पेलेग्रा के सिम्पटम्स क्या हैं। पेलेग्रा को हम कहते हैं 4D रोग। एक डी का मतलब है डर्मेटोटाइटिस, इसका मतलब है त्वचा की बीमारी, त्वचा से संबंधित रोग बोलते हैं डर्मेटोटाइटिस। एक होता है डायरिया, डायरिया इसका मतलब है दस्त होना, और एक होता है डेमेंशिया, डेमेंशिया इसका मतलब है पागलपन, हल्का व्यक्ति पागल सा रहेगा, पागलपन, पागला रहेगा, ये वाला कहानी। तीसरा ध्यान देना, डेथ, डेथ का कोई सिम्पटम्स नहीं, डेथ तो डेथ होती है। तो सोचो विटामिन कम हो जाने पर ये स्थितियां हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये भयावह है। अगला देखते हैं, विटामिन बी 5 है, इसका केमिकल नाम है पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक एसिड नाम है, और इसे भी हम कहते हैं त्वचा व रंग का विटामिन, त्वचा व रंग का विटामिन कहा जाता है, इसे ध्यान में रखना है। अब सवाल है क्या खाया जाए? पीनट यानी मूंगफली, मीट, मांस, यकृत, मशरूम, एवोकाडो, ब्रोकली यानी हरी वाली गोभी खा लें, स्वीट पोटैटो है वो शकरकंद खाएं, अंडा, एग, मिल्क, दूध और चीज, मोटा-मोटा पनीर अपने यहाँ वाली वही खा सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। विटामिन बी 5 के फैक्ट है, बी 5 एसेंशियल फॉर द स्किन, त्वचा के लिए बेहतर होते हैं। दूसरा बी 5 डिफिशिएंसी इज द डिप्रेशन, अगर बी 5 की कमी आई, तनाव उत्पन्न होगा, है ना? तनाव या अवसाद हो जाएगा, और तनाव तो अलग कहानी है, एक खतरनाक कहानी है अवसाद। ये अमीरों में होता है अवसाद, हम आप लोग गरीब लोग हैं तो हमें तो तनाव होता है, हमें अवसाद नहीं होता, है ना? दूसरा, अगर विटामिन बी 5 की कमी आई, बाल सफेद और भूरे हो जाएंगे, बाल सफेद और भूरे हो जाते हैं, सफेद और भूरे हो जाएंगे, व्हाइट एंड ग्रे कलर में आ जाएगा। और दूसरा, बी 5 अगर कम हुआ तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, इसकी कमी देखी गई, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। एक तरीके से ये मांसपेशियों की स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहा होता है, यानी ये जो कहानी है इसको देखो, आगे डिप्रेशन में चल रही है, डिप्रेशन आ गया, नस वस काटने की पूरी उम्मीद में है, और मैम जी का देखो बाल सफेद हो गया है, बट ही इज लुकिंग टू प्रिटी एंड नाइस एंड वेरी नाइस आई ग्लासेस, ओके कोई बात नहीं। चलिए अगला है विटामिन बी 6, क्या है? विटामिन बी 6 है, इसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, क्या है? पायरिडॉक्सिन, क्या है? पायरिडॉक्सिन, और अदर नेम इसको बोलते हैं एंटी एनीमिया विटामिन, एंटी एनीमिया विटामिन के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो विटामिन बी 6 है ना, ये अगर कम हुआ तो तत्काल आरबीसी, तत्काल ऐसी स्थिति में आरबीसी की स्थितियां बड़ी गंभीर हो सकती हैं। आरबीसी कम हुआ तो कॉमन सी बात है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, है ना? तत्काल ये मान के चलना, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कहाँ से मिलेगा ये? सूखा खमीर, लिवर, यकृत, होल ग्रेन, व्हीट, पीनट, ड्राई प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और फिशेस, इन सभी जगहों से मिल जाएगा। कुछ फैक्ट है, ध्यान देना, विटामिन जो बी 6 है, ये अमीनो एसिड और वसा का पाचन करता है, अमीनो एसिड व वसा का पाचन करेगा, एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो फैक्ट है, ये आरबीसी काउंट को बनाए रखता है, मात्रा को बनाए रखता है, कम नहीं होने देता, बनाए रखता है। एक और खास बात है कि ये वृद्धि और विकास में सहायता करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। विटामिन बी 6 डिफिशिएंसी इज द अल्सर इन टंग एंड माउथ, यानी कि मुख और जीभ में छाले पड़ जाएंगे, मुख हुआ, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, कब?
जब विटामिन B6 की कमी होती है। एक और खास बात यहाँ पर देखना तो फोड़े आ रहे हैं, फुंसियाँ आ रही हैं। देखो पिंपल्स आने अलग कॉन्सेप्ट है, फुंसियाँ आने अलग कॉन्सेप्ट है, इनको बॉइल्स कहते हैं। तो जब B6 बहुत कम हो जाता है ना तो फुंसियाँ और पिंपल्स भी ज़्यादा बनने लगते हैं। और विटामिन B6 डिफिशियंसी केसेस द एनीमिया, वही रक्त की कमी होना यानी कि आरबीसी कम होना, इसलिए इसको एंटी एनीमिया कहा गया था। एक और बात ध्यान देना, विटामिन B6 जो होता है ये स्वप्न याद कराता है। स्वप्न याद कराता है, याद करने में मदद करता है। तो अगर आपके सपने याद आ रहे हैं सुबह-सुबह उठ के, बहुत कॉमन सी बात है कि भाई विटामिन B6 आपके शरीर में ठीक-ठाक है। सपनों का राजकुमारी लाने का प्रयास कौन करता है? विटामिन B6 करेगा, बिल्कुल। ये एनीमिया है, नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी ठीक है, बट एनीमिया में देखो आरबीसी क्या हो गया है? कम हो गया है, आरबीसी कम हो गया है। नेक्स्ट है विटामिन B7, कौन-सा है? विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन, क्या बोलते हैं इसको? बायोटिन कहते हैं। दूसरा इसका अदर नाम है त्वचा व बाल का विटामिन, त्वचा व बाल का विटामिन कहा जाता है। स्किन एंड हेयर विटामिन, स्किन एंड हेयर विटामिन की श्रृंखला में इसे रखते हैं। त्वचा और बाल का विटामिन कहाँ से मिलेगा? बहुत कुछ खाओ भाई, पनीर खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाओ, अंकुरित गेहूँ खाया जाए, गेहूँ का चोकर, दूध, चीज़, गन्ना, मांस, अंडा, मछली, एवोकाडो, फल और शकरकंद और नट्स यानी कि मूँगफली आदि, इनका सेवन करने से ये हमें मिलेंगे। 7 नंबर, विटामिन B7 अगर कम होगा तो त्वचा पर लाल चकत्ते आ जाते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते या निशान आने लगते हैं। दूसरा हेयर गिरने लगता है और बच्चों में देखो तो संगीता ने इनका बाल बहुत गिर रहा है। तो B7 कम होते ही बाल गिरने की संभावना बढ़ जाती है ना? इसको मजबूत किया जाए, जब बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है और बच्चों की बीमारी होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS, क्या हो जाएगा? बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो जाता है, SIDS, जिससे उनकी अचानक मौत हो जाती है। कई बार ये सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, वो बच्चा सो रहा है और सोते-सोते उसका डेथ हो गया, इसे बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, है ना? खैर नेक्स्ट इसके बाद है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। इसका एक और नाम है, सेम वही नाम, एंटी एनीमिया विटामिन, एंटी एनीमिया विटामिन, एंटी एनीमिया क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसा विटामिन है जो आरबीसी की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। अगर B9 खत्म हो रहा है, कम हो रहा है तो बॉडी में आरबीसी कम होगा। आरबीसी कम होगा, इसका सीधा मतलब है क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, इसी को रक्त की कमी कहते हैं, जिसको एनीमिया कहा जाएगा, इसलिए इसको भी नाम दिया गया एंटी एनीमिया। क्या खाएँ? तो वही लगभग वही चीज़ें, सूखा खमीर, बत्तख और मुर्गी का अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, टमाटर, फूलगोभी, यकृत, सोयाबीन, मूँगफली, सूरजमुखी का तेल, पूरा साबुत अनाज और समुद्री भोजन भी मिल जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। कुछ फैक्ट हैं जो कि इससे जुड़े हैं B9 से। B9 को हम एक और नाम जानते हैं, फोलेट या फोलेसिन के नाम से जानते हैं। B9 को हम फोलेट और फोलेसिन के नाम से जानते हैं। दूसरा, इट एक्टिवेट द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर की कार्य पद्धति को सक्रिय करता है। दूसरा, कंसीडरिंग यूजफुल द सेल इन्फॉर्मेशन एंड सेल ग्रोथ, कोशिका निर्माण और कोशिका विकास में मदद करता है। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड सेल्स, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है एंड स्पेशली आरबीसी प्रिवेंट एनीमिया, एनीमिया से बचत करता है, जैसे कि हमें खून की कमी या एनीमिया ना होने पाए, खून की कमी एनीमिया ना होने पाए। इसके अलावा एक और विटामिन है विटामिन B12, इसको बोलते हैं रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, क्या बोलेंगे? साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं। इसका अदर नेम सेम वही है, इसको भी हम एंटी एनीमिया विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी एनीमिया, क्योंकि सेम वही काम करेगा, यानी कि आरबीसी की मात्रा को मेंटेन करने का पूरा प्रयास कर देता है। कौन? उत्तर है विटामिन B12। विटामिन B12 की एक बड़ी खास बात ये है, ये ज़्यादातर यानी कि 99% एनिमल सोर्सेज़ से मिलते हैं। ये प्लांट सोर्सेज़ से बहुत रेयर कंडीशन में मिलते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार ये देखा जाता है कि जो शाकाहारी हैं उनमें इसकी कमी रहती है। हालाँकि एग्ज़ाम यही लगाना है कि शाकाहारियों में कम नहीं होते हैं, क्योंकि वो दूध तो पीते ही हैं ना। वीगन में इसकी समस्या आ सकती है क्योंकि वो दूध भी नहीं पीते हैं। हालाँकि विटामिन B12 कम होने पर हमें चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हमारी जो सक्रियता वो कम हो जाती है, चेहरा डल सा दिखाई दे सकता है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, नींद ठीक से नहीं आती है। ठीक है? इनके हम प्राप्ति स्रोत पर एक बार चर्चा कर लें। तो एनिमल सोर्सेज़ हैं मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध के उत्पाद। ये देखो प्लांट सोर्स गायब हो गया क्योंकि रेयरेस्ट सोर्स है वो। खास बात क्या है? द ओनली सोर्स व्हिच कोबाल्ट एक्सिस्ट, देखिएगा कि जो B12 है, यहीं पर या यहीं पर केवल क्या मिलता है? कोबाल्ट प्राकृतिक तौर पर मिलता है और ये आरबीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गट बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन B12, आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं, आंत के बैक्टीरिया B12 का संश्लेषण कर सकते हैं। B12 का संश्लेषण कर सकते हैं। B12 का संश्लेषण कर सकते हैं। यह आरबीसी की मात्रा को बनाकर रखता है। ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट, स्टोरेज इन द लिवर फॉर द ईयर्स, हमारी यकृत में पहले पर चर्चा हो चुकी है कि हमारी यकृत में वर्षों तक के लिए संग्रहित रहते हैं। तो ये रहा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के वो हिस्से जो बहुत फेमस हिस्से हैं, लेकिन बीच-बीच में चीजें छूट गई थी, उनको भी आइए समझा जाए। यानी कि अदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिनमें से एक नाम है, एक नाम है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम कहते हैं विटामिन B10। क्या बोलेंगे? विटामिन B10, क्योंकि देखो 8 के 7 के बाद हम सीधे 9 आए और 9 के बाद हम सीधे 12 आ गए, 10 पे थे नहीं। दरअसल विटामिन B10 कहाँ से मिलेगा? लिवर, ईस्ट, मशरूम आदि के सेवन करने से मिलता है। इसको हम विटामिन अदर विटामिन्स कहते हैं, क्योंकि ये ना अलग से कई और विटामिन्स में मौजूद होता है। ये हमारे आंत के बैक्टीरिया ई कोलाई आदि को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। एक और है जिसका नाम है मायोइनोसिटोल, जिसे हम आमतौर पर विटामिन B8 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 7 के बाद 9 आ गए थे। ये एंटी ब्लड फैक्टर विटामिन है, जिसे हम कहते हैं प्रतिगंजाकारक, प्रतिगंजाकारक, यानी कि एक तरीके से ये बाल गिरने से बचाता है। बाल गिरने से बचाव करता है, इसलिए इसको कहा गया एंटी ब्लड फैक्टर विटामिन। एंटी ब्लड फैक्टर विटामिन्स की श्रृंखला में इसे रखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इट ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लूकोज, यह सीधे ग्लूकोज से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अलग से हमें लेने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। इट्स डिफिशियंसी केसेस द प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसे बोलते हैं PCOS, एक बीमारी है, महिलाओं में हो जाती है, ओवरी में छोटे सिस्ट आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं PCOS, इसी से कनेक्टेड है PCOD। खैर, एक और है विटामिन B4, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कोलाइन, क्या बोलेंगे? कोलाइन, ये क्या है? इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है, वाटर में सॉल्युबल है। इट ऑब्टेन कंज्यूमिंग द कॉड फिश ऑयल अथवा कॉलीफ्लावर, तब तक फूलगोभी खाएंगे, ब्रोकली खाएंगे, गेहूं और दूध और टोफू यानी कि जो सोयाबीन की पनीर होती है ना, उसको खाने से ये मिलता है। कंसीडर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्व सिस्टम एंड ब्रेन, मस्तिष्क की सक्रियता के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं। मस्तिष्क की सक्रियता के लिए ये बहुत आवश्यक माने जाते हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। विटामिन B4 या कोलाइन, इसकी खास बात क्या होती है? कई बार ना विटामिन B4 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में बीमारी हो जाती है ट्राइमेथिल एमिनुरिया, क्या हो जाएगा? ट्राइमेथिल एमिनुरिया की समस्या होती है, जिससे शरीर से ना सड़ी मछली की गंध आती है, शरीर से सड़ी मछली की दुर्गंध आने लगती है।
तो ये कॉन्सेप्ट है ट्राइमेथिल एमिनोलिया का, जो कि P4 ज़्यादा होने से होता है, पसीनों से बहुत ज़्यादा भयंकर बदबू आती है। खैर, अगला एक और विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स से ही जुड़ा हुआ, वो है विटामिन B17। कौन-सा? विटामिन B17। इसका जो रासायनिक नाम है, वो होता है एमाइग्डालिन, और इसका जो अदर नेम है, उसे कहते हैं कैंसर कारक विटामिन। आमतौर पर इस पे कंट्राडिक्शन है, फिर भी हम लोग इसको कैंसर कारक मानते हैं। इसके जो प्राप्ति स्रोत उसे ध्यान में रखने हैं। सेब के बीज, नींबू व अन्य खट्टे फलों के बीज, और कुछ ड्राई फ्रूट्स में भी मिलते हैं ये, तो ये कुछ खास बात रही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की श्रृंखला में लगभग देखे हैं, तो 10-15 विटामिन। अब अगला है विटामिन सी। क्या बताओ, आपने नोट किया कि नहीं? आमतौर पे कर तो नहीं पाए होंगे, कि मैं थोड़ा-सा फास्ट था। रीज़न कि इसे हम ये मान के चलें कि आप इसे विटामिन्स का सेक्शन घर में नोट करेंगे। क्योंकि इसके ठीक बाद हम डिसीज़ पढ़ाएँगे, उसे भी आपको हम पीडीएफ अवेलेबल कराएँगे और समझाते हुए निकलेंगे, जिससे कि आप इसे आराम से घर में बैठें और आज की क्लास खत्म करिए। जैसे आज की क्लास में पूरी जो बायोलॉजी का सेक्शन है, जो आपने पढ़ा है, उसे आज रात भर में नोट कर लीजिएगा, और नोट करके ऑलरेडी नोटेड। अरे वाह! और जैसे कल से ना हम लोग फिजिक्स के जो 2 चैप्टर बचे हैं हमारे, उन पर काम करें। 2 चैप्टर कौन-कौन सा बचा है, ज़रा बताओ? कोई बात नहीं, सीएच चौधरी, स्पीड ठीक है। अगर आप जैसे ना प्राप्ति स्रोत आप नहीं लिख पाए होंगे, कि प्राप्ति स्रोत को मैंने लिखाने के संदर्भ में बोला नहीं, समझाने के संदर्भ में बोला। बाकी तो फैक्ट तो आप लिख ही सकते थे। फिर कोई नोट ना कर रहा, सब मैसेज में लगा पड़ा हुआ है। अपना काम तो समझाना है ना। सोर्स ऑफ विटामिन बी17 देखो, लिखा है ना साथ ही, सोर्स ऑफ विटामिन बी, देखो प्राप्ति स्रोत, नींबू के बीज, सेब के बीज और ड्राई फ्रूट, ये सब सोर्स होते हैं। आवश्यक नहीं है, ये नुकसानदायक है। अगला है विटामिन सी। फार्मूला याद रखिएगा विटामिन सी का, C6H8O6। कौन-कौन से टॉपिक बचे हैं फिजिक्स में, ज़रा बताना भाई? फिजिक्स में कौन-कौन से चैप्टर बचे हैं, जो आप नहीं पढ़े हैं? इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक फिजिक्स गुरुजी। हाँ, तो लगभग देखते हैं, अगर आज समय बचा, तो जो 6:30 बजे से क्लास है उसमें कर लेंगे, शुरू कर लेंगे। और नहीं बचा तो कल पूरा संडे है अपना, है ना? जिंदाबाद है संडे। और अगर कल हो गया तो हम लोग केमिस्ट्री में प्रवेश भी कर जाएँगे। तुषारा परवीन किन्हीं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके जो अदर नेम है, अब ये तो नोट कर ही सकते हो ना यहाँ तक कि इसके नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अदर जो नेम है उसको ध्यान देना। इसे कहते हैं मोटापा रोधी। ये मोटापा कम करता है ना, लोग नींबू पानी पीता है। मोटापा रोधी विटामिन। दूसरा इसे कहा जाता है कैंसर रोधी। कैंसर कम कर देगा, कम तो क्या ही करेगा, लेकिन कहते हैं। तीसरा इसे कहते हैं संक्रमण रोधी। चौथा इसे कहते हैं एंटी अस्कर्बी विटामिन। एंटी अस्कर्बी विटामिन। इसे कहते हैं दांत व मसूड़ों का विटामिन। दांत व मसूड़ों का विटामिन। दांत व मसूड़ों का विटामिन। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, है ना? जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। मोटापा रोधी रथ एक काफ़ी ट्रिक है, और ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना सारा बड़े स्तर पर आप पढ़ रहे हो, तो ट्रिक की कोई क्या ही आवश्यकता लगती है। खैर, आइए देखा जाए, इसका फार्मूला याद रखिएगा, C6H8O6। कहाँ से मिलेगा? आंवला, गुआवा मतलब अमरूद, ऑरेंज, लेमन यानी कि नींबू, ग्रेप जूस, कीवी, स्ट्रॉबेरी, सेब, ब्रोकली, ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जहाँ से विटामिन सी मिल जाएगा। खास बात ध्यान देना, विटामिन सी की कमी से, इसकी जब कमी हो जाती है, तो एक बीमारी होती है अस्कर्वी, है ना? विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड ऑन द हीटिंग, बट आंवला इज एन एक्सेप्शन। विटामिन सी गर्म करने पर खराब हो जाता है, गर्म करने पर ये खराब हो जाता है, परंतु एक अपवाद है, वो है आंवला। आंवले के साथ ऐसा नहीं होता, हालाँकि कम तो होता ही है, लेकिन आंवला बचाए रखता है। आंवला अपवाद है, आंवले का पाउडर भी अगर खाओगे ना, तो भी विटामिन सी की कुछ मात्रा आपको मिलती रहेगी, ये ध्यान रखना। मतलब जितने खट्टे-मीठे फल है, सब में सी है, वो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल बता दिए। विटामिन सी दूध में नहीं होता, विटामिन सी दूध में नहीं होता। विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है, वाउंड हीलर है ये। अगर ये है तो जल्दी घाव भरेगा। और दूसरा, ये लिक्विड स्टेट में बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लिक्विड स्टेट में बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनकी कुछ मात्रा मूत्र में मिलती है। मूत्र में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। और स्कर्वी के कुछ सिम्पटम्स हैं, ध्यान रखना, है ना? आंवले में सबसे ज़्यादा जो नष्ट नहीं होता, हाँ, हाँ। स्कर्वी के कुछ लक्षण है, याद रखिएगा। जैसे एक तो है मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। प्रभाव बढ़ेगा तो पूरी शरीर से रक्तस्राव हो जाएगा, पूरी शरीर से रक्तस्राव हो जाएगा। दूसरा, नाखून और दाँत गिर जाते हैं, नाखून व दाँत गिर जाते हैं, दाँत गिर जाते हैं, नाखून व दाँत गिर जाते हैं। एक और, बाल गिरने लगते हैं, बाल, तो बाल गिरना केवल B7 का मसला नहीं है, अगर C भी कम हो रहा है तो भी हेयर फॉल होना तय मान के चलना। इसके अलावा ध्यान देना कि सूजन आ जाती है शरीर में, सूजन और दर्द रहता है पूरी शरीर में, और त्वचा पीली-पीली हो जाती है, त्वचा पीली हो जाती है। तो ऐसे कई सारे सिम्पटम्स हैं जिनको आप जानिए। देखिए, मसूड़ों से ब्लीडिंग्स आनी शुरू हो गई है। तो ये हालाँकि आज भी है, ऐसा नहीं है, बट ये बड़ी ही ऐतिहासिक बीमारी रही है, खास करके नाविकों में ये हुआ करती थी, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि ऐसी कोई समस्या है। अब हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे विटामिन्स की जो फैट में सॉल्युबल हो सकते हैं, यानी ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। पहला कौन-सा होगा? पहला होगा विटामिन ए, इसको रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या बोलेंगे? रेटिनॉल कहते हैं। अदर नेम क्या है इसका?
इसको बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन। एक और बोलेंगे रोग प्रतिरोधी विटामिन, रोग प्रतिरोधी विटामिन। एक और बोलते हैं आँख का विटामिन, आँख का विटामिन स्पेशली ना ये आइज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आँख का विटामिन या आइज़ विटामिन। कहाँ से मिलता है? फिश ऑयल, हरी और पीली पत्तेदार सब्जियाँ और अंडा, पपाया, पका हुआ पपीता, पका हुआ मैंगो, पका हुआ कद्दू, कोहड़ा, मिल्क, घी, पनीर, ये तमाम ऐसे सोर्सेस हैं, गाजर, है ना? तमाम ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से विटामिन ए हमें मिल जाता है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो कि यकृत के द्वारा यकृत द्वारा इसे विटामिन ए में बदल दिया जाता है। इसलिए पादपों में जो विटामिन ए होगा वो बीटा कैरोटीन के रूप में ही होगा। विटामिन ए एंटी इन्फेक्शियस एबिलिटी होती है। अभी हम देखा कि इसमें संक्रमण रोधी क्षमता पाई जाती है, संक्रमण रोधी क्षमता होती है। कोरोना में लोगों का ध्यान इधर नहीं था, विटामिन सी के चक्कर में परेशान थे, लेकिन मेन पावर तो ए में थी। डिफिशियंसी केसेस द नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थैल्मिया, इनके कमी होने पर मान लो विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है तो 2 बीमारी बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो रतौंधी और दूसरी होती है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ध्यान देना कि रतौंधी होगी तो क्या खराब होगा? हमारी रेटिना प्रभावित होती है और रेटिना की रॉड सेल प्रभावित होगी। कौन सी? रेटिना की रॉड सेल प्रभावित होती है। और अगर ज़ीरोफ्थैल्मिया होगा तो ऐसी स्थिति में हमारी कॉर्निया में सूखापन आ जाता है। कॉर्निया में सूखापन देखने को मिलता है। विटामिन ए इन फैट गेट स्पॉइल्ड फैट स्मेल बैड। ध्यान देना, जब वसा का विटामिन ए खराब हो जाता है, वसा का विटामिन ए खराब हो जाएगा तो वसा में बदबू आती है। ए खराब होने पर वसा में दुर्गंध आती है, वसा में दुर्गंध आती है, इसलिए ना वसा को बहुत सुरक्षित रखा जाता है। ध्यान देना, जो एनिमल सोर्स से मिलेगा विटामिन ए उसे रेटिनॉल कहेंगे और दूसरा जब प्लांट से मिलेगा तो उसे हम बीटा कैरोटीन कहेंगे। इसे आंखों का विटामिन भी कहते हैं और ये स्किन इन्फेक्शन से भी हमारी सुरक्षा करता है। इससे स्किन इन्फेक्शन से, नाइट ब्लाइंडनेस समझा आपने? रतौंधी, ये एक ये रतौंधी कंडीशन है, ये सामान्य कंडीशन है। रात में ना कम दिखना शुरू हो जाता है और एक तरीके से डिफिशियंसी डिसीज है, वो खाना-पीना ठीक करने से ये ठीक हो जाती है। ये ज़ीरोफ्थैल्मिया है, इसमें कॉर्निया जो अपर लेयर है ना वो प्रभावित होती है। याद रखना ट्रेकोमा में भी कॉर्निया प्रभावित हुई थी। ट्रेकोमा याद है ना? जिससे भारत अभी बाहर हुआ है, उसमें कॉर्निया प्रभावित होती है। ये है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस वास्तव में एक आनुवांशिक रूप से संवर्धित आनुवांशिक संवर्धित फसल है। इसको हम जीएम फसल कहते हैं। जीएम फसल है, जिसमें है क्या? विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी गई है। विटामिन ए की मात्रा जोड़ी गई है, मात्रा जोड़ी गई है। किस रूप में? तो पादप है ना, तो बीटा कैरोटीन के रूप में, बीटा कैरोटीन के रूप में। हालाँकि भारत में इसे अलाउ नहीं किया गया है, खतरा है। कई सारी चीज़ें हैं, हालाँकि आपको इतना ही समझ विकसित करनी है गोल्डन राइस के मामले में। अगला है विटामिन डी। ए के बाद कौन-सा है? डी। इसका जो केमिकल नेम है, वो है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। अदर नेम इसका क्या है? इसको बोलते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन, एंटी रिकेट्स या सूखा रोग रोधी, सूखा रोग रोधी विटामिन, सूखा रोग रोधी विटामिन भी कहते हैं। दूसरा, इसे हम हड्डी और मांसपेशी का विटामिन भी कहते हैं, हड्डी और मांसपेशी का भी विटामिन कहते हैं। क्योंकि ये सूर्य से मिलता है, इसलिए इसे कई बार हम सनसाइन विटामिन भी कह देते हैं। क्या बोलेंगे? सनसाइन विटामिन की श्रृंखला भी कह देते हैं। तो काफ़ी काम का है ना? स्किन को, बोन को, मसल्स को, हर किसी को इम्प्रूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मजबूती प्रदान कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, सूर्य से मिलता है, सनसाइन नाम दिया गया। हालाँकि भोजन से भी मिलता है, क्या-क्या खाएँगे? कॉड लिवर ऑयल खाएँ, टूना फिश खाएँ, अंडा खाएँ, मशरूम खाएँ, गाय का दूध और दही, मोटी अनाज, लिवर, मशरूम और अंततः सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है। ये विटामिन डी की प्राप्ति के हैं। कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, विटामिन डी कम होने पर रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और बड़ों में एक बीमारी होती है ऑस्टियोमैलासिया हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसको हम बड़ों का रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी कम होने पर दाँत गिर जाते हैं और ऊबर की समस्या आ जाती है। ऊबर का मतलब है कि व्यक्ति ना ऐसे झुक-सा जाएगा, ऐसा झुक के ही चलेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे कुबड़-सा निकल आता है। और एक और मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, जिसे हम कहते हैं टिटैनी नामक रोग। क्या होगा? मांसपेशियों में अत्यंत दर्द होता है, जिसे कहा जाता है टिटैनी रोग। कौन-सा रोग होगा? टिटैनी। ये मांसपेशी में दर्द कराता है, खास करके पैर की मांसपेशी में बहुत तीव्र दर्द होगा। कब? जब विटामिन डी कम होता है। विटामिन डी कम होने पर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास करके गर्भपात होने के चांसेस बढ़ते हैं। विटामिन डी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी। ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को विनियमित करता है, यानी कि बनाकर रखता है। विनियमित करता है, यानी कि बनाकर रखता है। किसको? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा, ध्यान देना। क्योंकि विटामिन डी भोजन से भी मिलता है और विटामिन डी उससे सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो 2 तरह से होते हैं ये। एक होता है विटामिन डी 2 एर्गो कैल्सिफेरॉल और एक होता है विटामिन डी 3 कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो जो विटामिन डी भोजन से मिलेगा, भोज्य पदार्थ से, उसे हम कहते हैं अर्गो कैल्सिफेरॉल और जो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसे कहते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। और मैक्सिमम जो विटामिन डी हमें मिलता है, यहीं से मिलता है। मैक्सिमम विटामिन डी। दरअसल होता क्या है कि हमारी जो त्वचा है ना, हमारी त्वचा के नीचे एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल और ये रिएक्शन कर बैठता है सूर्य के प्रकाश के अल्ट्रावायलेट बी से और इन अभिक्रियाओं के बाद ही प्राप्त होता है विटामिन डी 3, जो कि विटामिन की श्रृंखला में ज़्यादा मात्रा का विटामिन है। यानी कि भोजन से हमें 10-20% ही विटामिन डी मिलता है। 80% तक या 70% तक विटामिन डी हासिल करना है तो आपको ये रिएक्शन देना पड़ेगा। त्वचा के नीचे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की अवेलेबिलिटी है व्हेन द रिएक्शन बिटवीन द अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी से रिएक्शन करेगी त्वचा, यानी कि सनलाइट में हम जाएंगे तो फिर हम कॉलीकैल्सिफेरॉल का डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए देना इकलौता विटामिन है डी जो हार्मोन की तरह व्यवहार कर रहा है। इसके पास मुख्य तौर पर सवाल आ सकता है कि कौन सा विटामिन है जिसका व्यवहार कैसा है, हार्मोन की तरह है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ अगर रुक करें तो वो है विटामिन ई।
इसे केमिकल नाम है इसका टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और अदर नेम है इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, या इसको कहते हैं एंटी रिंकल विटामिन, एंटी रिंकल विटामिन। इसे हम बुढ़ापा रोधी विटामिन भी कहते हैं, बुढ़ापा को कम कर देगा ये विटामिन अगर खाया जाए तो। इसके अलावा ये बांझपन रोधी विटामिन भी है, महिलाओं में बांझपन कम करता है, बांझपन रोधी विटामिन भी कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे नामों से इसको हम जानते हैं टोकोफेरॉल को, जो कि ब्यूटी विटामिन की श्रृंखला में है। क्या खाया जाए? अच्छी चीज़ें हैं। अब देखो इनमें विटामिन ई की कमी है, बस लाभ क्या है, इनको नौकरी मिल गई है, हेंस दे आर फुली विटामिन ई, लोडेड लोडेड विद विटामिन ई। नौकरी सब विटामिन बढ़ा देती है। क्या खाएँ? व्हीट जर्म ऑयल यानी कि गेहूँ का जर्मिनेटेड तेल, आलमंड यानी कि बादाम, सूरजमुखी के बीज, नट्स, एवोकाडो, पीनट, फिश, मैंगो, आम, स्पिनच मतलब पालक, है ना, ब्रोकली। अमीर लोग ये तो खा रहा है, हम लोग रोटी 4 रोटी खा रहे हैं तो पालक है। ब्लैकबेरीज, अल्फाल्फा ग्रास। गरीब लोग क्या कर रहे हैं, सुबह-सुबह रोटी मोड़ा है तो गोल-गोल किया, है ना? ये रोटी है, गोल किया, टाइम बोरा, काट खा रहे हैं, क्या ही हो रहा है? कैसी होगी कि, है ना? जैसे अब समस्त तरह के विटामिन तभी बढ़ जाएँगे जब एडीओ निकल जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है, इट्स वेरी ईज़ी। अब काम करना तो पड़ेगा। खैर, विटामिन ई के कुछ फैक्ट हैं, इनको ध्यान में रखा जाए। क्या-क्या है? विटामिन ई के तथ्य, विटामिन ई के कुछ फैक्ट या तथ्य हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे ये प्रोटेक्ट द सेल, स्पेशली द सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है। तभी तो ये वाला रखेगा ये, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करेगा। कोशिका ठीक रहेगी, ये वो बने रहेंगे। एक्सपेंड द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़, जनन क्षमताओं को बढ़ाता है, जनन क्षमताओं को बढ़ाता है। एक और, इंक्रीज द मसल्स एक्टिविटी, मांसपेशी को सक्रिय करता है, मांसपेशी को सक्रिय करता है। डेवलप द एंटी एजिंग एबिलिटी, उम्र को कम करेगा, क्षमता मतलब कम क्या ही करेगा, दिखने में कम करेगा। ऑक्सीजन रेडिकल्स को मारता है, ऑक्सीजन मुक्त मूलकों को मारता है ये, जो कि अच्छे नहीं होते बॉडी में। ऑक्सीजन मुक्त मूलकों को समाप्त करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट क्षमता के तौर पर मानते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई लेने से आरबीसी प्रभावित हो जाता है, आरबीसी प्रभावित हो जाता है, ध्यान देना। अगर मुर्गी में विटामिन ई कम हो गया, तो इनके अंडों से चूजे नहीं निकलते, अंडों से चूजे नहीं निकलते। और केवल मुर्गी ही क्या, किसी भी जानवर में विटामिन ई कम हुआ तो प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा उसका, यानी कि जनन क्षमता से कनेक्शन है ये पूरी तरह से। खैर, लास्ट और नेक्स्ट है विटामिन के, इसका नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। हालाँकि के2 भी होता है जिसको हम बोलते हैं मेनाक्विनोन, के3 को मेनाडायोन भी बोलते हैं, एज़ यू विश एज़ यू लाइक। अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हो। हालाँकि यही कहेगा हमारे घर चाय नहीं बनती सर, मिल्क से काम चलता है। ये अच्छी बात है। अगर इसे अदर नेम की बात करें तो इसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन, बनाने वाला विटामिन, या इसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। ब्लड मतलब जब खून बाहर गिरेगा, तो ऐसी स्थिति में ना, कहीं जमना भी तो चाहिए, अपने ब्लड में पढ़ा है टॉपिक में, तो ऐसी स्थिति में विटामिन के बहुत भूमिका निभाएगा, इसे ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्ट कहाँ से मिलेगा? वही हरी पत्तेदार सब्जी, अंडा, यकृत, टमाटर, आँत के बैक्टीरिया और ब्रोकली खा लिया जाए तो काम बन जाएगा अपना। कुछ फैक्ट हैं एसेंशियल फॉर द बेबी, बच्चों के विकास के लिए, यानी कि भ्रूणीय विकास के लिए आवश्यक है, भ्रूणीय विकास के लिए आवश्यक होता है, भ्रूणीय विकास के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। बेनिफिशियल फॉर बोन, हड्डी के लिए महत्वपूर्ण है, हड्डी के लिए लाभकारी, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं, पाचन तंत्र को बेहतर करते हैं। एक और खास काम, ये प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं और फाइब्रोनोजेन जैसे प्रोटीन बनाते हैं, जिससे कि रक्त का थक्का बनने में आसानी हो सके, जिससे कि रक्त का थक्का बनने में आसानी हो सके। तो यहीं पर विटामिन्स नामक जो चैप्टर था वो संपन्न हो गया। अब इसके बाद हम अंतिम और फाइनल चैप्टर जो कि मानव पोषण से है, उसकी बात हम करने वाले हैं। इसका नाम है खनिज लवण। तो एक बार पानी-वानी पी लीजिए, क्योंकि माथा भी ठंडा होना बेहद आवश्यक है। फिर हम लोग खनिज लवण पे बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे बीमारियों पर। इतना नोट करिए, 2 से 5 मिनट का इंटरवल हम कर रहे हैं, जिसको पानी पीना है पी के आ जाओ। हुआ और 5 मिनट का है। कार्बनिक, अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, जो कि अधिक और सूक्ष्म, अधिक व सूक्ष्म मात्रिक, सूक्ष्म मात्रा दोनों रूप में आवश्यक होते हैं, दोनों रूप में
आवश्यक होते हैं, दोनों रूप में आवश्यक होते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, वो सब कार्बनिक थे। फिर से लाइव स्टेशन चालू है। हाँ, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा, वो सब कैसे थे? कार्बनिक पोषक तत्व थे। लेकिन हाँ, खनिज लवण की जब बात करें, तो ये अकार्बनिक पोषक तत्व हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक कैटेगरी से आते हैं, इनमें कार्बन नहीं है। इनकी अधिक मात्रा भी हमें चाहिए, इनकी हमें कम मात्रा भी चाहिए, यानी दोनों कैटेगरी के होते हैं। अब सवाल है, ये करते क्या हैं? कार्य की बात करें, तो एक इनका काम है उपापचयी क्रियाओं को बेहतर करना, उपापचयी क्रियाओं को बेहतर करना। दूसरा काम है शरीर को सक्रिय करना, शरीर को सक्रिय करना। और तीसरा काम है रोग प्रतिरोधी क्षमता विस्तार करना। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि हम खनिज तत्वों या खनिज लवणों का सेवन क्यों करें? तो उत्तर है ये सारी बातें। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि कहाँ से मिलते हैं? प्राप्ति स्रोत क्या है? तो ध्यान देना, अलग-अलग खनिज लवणों के अलग-अलग स्रोत हैं। लेकिन कॉमनली अगर बात की जाए तो जो भी हम खा रहे हैं, जैसे कि हम अनाज का सेवन कर रहे हैं, दाल या दलिया खा रहे हैं, दाल या दलिया का सेवन कर रहे हैं, फल सब्जी का सेवन कर रहे हैं, अथवा दूध और अंडा का सेवन कर रहे हैं, अथवा मांस, मछली का सेवन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं नॉर्मली इन सब में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में खनिज तत्व हमारी आवश्यकता के हिसाब से अवेलेबल है। यानी कि मैं कहूँ कि अलग से इसके लिए एफर्ट करने की बहुत खास मशक्कत करना है, तो उत्तर है नहीं। अगर हाँ, संतुलित भोजन अगर हम कर रहे हैं, एक बैलेंस डाइट हमारी है, तो बैलेंस डाइट में ये हमें खनिज तत्व मिल जाते हैं। मूलतः ये 2 प्रकार के होते हैं, तो अगर हम इनके प्रकार देखें खनिज लवणों के, तो एक होते हैं अधिक मात्रिक तत्व, अधिक मात्रिक, और एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक। एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक को हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं और अधिक मात्रिक को हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। अधिक मात्रिक में मान के चलो कि कैल्शियम आते हैं, फास्फोरस आते हैं, मैग्नीशियम आते हैं, सोडियम आते हैं, पोटेशियम आते हैं और सल्फर जैसे तत्वों की भूमिका होती है। अब अधिक मात्रिक को हमने क्यों कहा? क्योंकि इनकी जो नीड है हमें पर डे के हिसाब से, वो ग्राम होती है। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरह से पर डे के हिसाब से इन्हें हम खाते हैं। जिनमें से मैं बताऊँ कि अकेले पूरे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस ही 2/3 हिस्से में है। 2/3 भाग में यही रिक्वायरमेंट है। भई पूरी हड्डी, पूरी मसल्स, मांसपेशी इसी से तो मेंटेन है। तो इसलिए ये ग्राम में चाहिए हमें। लेकिन जो सूक्ष्म मात्रिक है, इन्हें हम लेते हैं माइक्रोग्राम में। माइक्रोग्राम प्रतिदिन के आधार। इसमें बहुत सारे तत्व आते हैं। कौन-कौन से आएँगे? तो याद रखना पड़ेगा। जैसे लोहा, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, ये ऐसे तत्व हैं जो शरीर में हैं। लगभग मान के चलो 27 प्लस टाइप के खनिज तत्व हमारे शरीर में होते हैं। जिनमें से ये कुछ 12-13 ऐसे हैं जो बड़े फेमस होते हैं, जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर बताइए। तो यहीं पर हम लोगों ने मानव पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम संपन्न कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्रमुख बीमारियाँ और उनका विवरण। प्रयास होगा कि मैं इसे 30 मिनट में सब कुछ समझाएँ। हालाँकि मेरे हिसाब से घंटा भर लग जाएगा। तो इसे हमें बाद में नोट करना है, अभी हम समझा रहे हैं। यही करके पॉइंटेज करते रहना। आइए देखा जाए। मानव में बीमारियों के कारण क्या हो सकते हैं? मानव में बीमारियों के प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे पहली तो बीमारी को हम 2 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। एक त्वरित व कम अवधि की बीमारियाँ, कम अवधि की बीमारियाँ, और दूसरा दीर्घकालिक और गैर संक्रामक। गैर संक्रामक, दीर्घकालिक और गैर संक्रामक को हम लोगों ने रास्ते में खूब देखा, जबरदस्त तरीके से। जैसे मोटापा, हुँ, मधुमेह, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल्योर, है ना? ये ऐसी हैं कि इनको हम लाइफ़स्टाइल की बीमारियाँ कहते हैं। भई लाइफ़स्टाइल हमने खराब की, खान-पान खराब किया, ये बीमारियाँ हो गई। आएँगी लेकिन जाने जाते समय जाएँगी नहीं। दवाई खाते रहो, जीवन चलता रहेगा। लेकिन ये बीमारियाँ कई कारणों से उत्पन्न हो रही हैं। जैसे हो सकता है बैक्टीरिया का प्रभाव आ गया हो सकता है वायरस का प्रभाव आ गया हो सकता है प्रोटोज़ोआ का प्रभाव आ गया हो सकता है फंगस का प्रभाव आ गया हो, है ना? यानी कि सूक्ष्म जीवों का प्रभाव है इन पर। सूक्ष्म जीवों के कारण कुछ बीमारियाँ और भी होती हैं, वो अभावजन्य होती हैं। कुछ बीमारियाँ और होती हैं, इनको हम अभावजन्य या डेफिशिएंसी कहते हैं। कुछ बीमारियाँ आनुवांशिक होती हैं, जिन्हें हम जेनेटिक डिसीज़ के नाम से जानते हैं। लेकिन ये अलग-अलग रीज़न है, अलग-अलग पॉइंट्स हैं, जिनमें से हम इन पर खूब चर्चा करने वाले हैं, माइक्रोब्स की। हालाँकि हमारा पहला जो सेगमेंट है वो है मच्छर की वजह से कौन-सी बीमारियाँ होती हैं। तो इसमें हमने बैक्टीरिया भी शामिल किया है, फंगस भी शामिल किया है, प्रोटोज़ोआ भी है और वायरस भी। तो पहला हम देखेंगे बीमारी जो मच्छर से हो रही है ना? पहला है मलेरिया। मलेरिया होने के जो प्रमुख कारण हैं, वो है फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो। फीमेल ही मच्छर काटती हैं, तो आमतौर पे अपने अंडों के लिए प्रोटीन ढूँढ रही हैं, इंसानी शरीर में प्रोटीन ज़्यादा है, खींच लेके निकल गईं। और मुख्य कारण है प्लाज़्मोडियम प्रोटोज़ोआ। प्लाज़्मोडियम प्रोटोज़ोआ के कारण ऐसा संभावना बन जाता है।
भारत में एक है पी फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और एक है पी बाइवेक्स, जिसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, जिनमें से पी फैल्सिपेरम ज़्यादा मृत्युकारक है। एक मछली है गैम्बूसिया मछली, अक्सर ही ना मच्छरों के लार्वा खा जाती है, तो इसलिए इसको हम मलेरिया रोधी मछली के तौर पर जानते हैं। भारत में सर रोनाल्ड रॉस ने पहली बार मलेरिया के कारणों को स्पष्ट किया था, ये हमें वो थे अंग्रेज थे। प्लाज्मोडियम परजीवी ना सेप्रोजोइट के रूप में लीवर में आते हैं और वहीं से हमारे खून में जाके बढ़ने लगते हैं। एक अभी वैक्सीन आया है आरटीएसएस मैक्सक्यूरिक्स और एक वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध वैक्सीन है जो मलेरिया को रोकने का प्रयास कर रही हैं। क्विनिन सिनकोना के वृक्ष की छाल से निर्मित दवाई है जो बहुत सालों से मलेरिया में इस्तेमाल कर रही थी। और एक है प्रिमाक्विनिन, एक है फ्लुरिन, एक है क्लोरोक्विन। ये आदि दवाएं भी मलेरिया को ठीक करने में काफी लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही हैं। अगली बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये भी इन भाई साहब के चक्कर में है। रेसेस आ जाते हैं, पीठ में दर्द हो जाएगा, चिकनगुनिया पकड़ेगा, जॉइंट पकड़ेगा, वोमिटिंग आएगा, बुखार तेज आएगा, ठंडा लगेगा, सर दर्द होगा और बार-बार छींक-छाक करते रहोगे, नाउसिया हो जाएगा। क्यों हुआ है? देखो, चिकनगुनिया के लिए 2 भाई साहब बहुत खतरनाक लोग इंतजार कर रहे हैं। एक है एशियन टाइगर मस्कीटो जिसको बोलते हैं एडीज एल्बोपेक्टस और एक है येलो फीवर मस्कीटो जिसको बोलते हैं एडीज एजिप्टी। इन दोनों एडीज भाइयों के चक्कर में चिकनगुनिया होती है। चिकनगुनिया वायरस प्रमुख कारण है। चिकनगुनिया कुछ फैक्ट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे ये चिकनगुनिया वाले जो एडीज एलोपेक्टस और एडीज एजिप्टी हैं, ये दिन में घूम रहे होते हैं खुलेआम। दुनिया पहली बार 1953 में तंजानिया में देखा गया। यह एक आरएनए अर्बोवायरस की बीमारी है। आमतौर पर जितने भी वायरस की डिजीज हैं उसमें 99% आरएनए डिजीज ही होती हैं। ये टोकाविरिडे परिवार से कनेक्टेड है। इसका कोई इलाज या खास वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। 2023 में शुरुआती दौर में कुछ वैक्सीन अप्रूव हुई हैं जो काम करनी अभी नहीं की। अगला है डेंगू। अभी ना हम लोगों ने देखो डेंगी ऑल करके वैक्सीन बनाई ना दिल्ली में। डेंगी ऑल वैक्सीन दिल्ली में, इंडिया। और इसको ना अप्रूवल मिलने ही वाला है, एकदम फाइनल स्टेज पे चल रही है। 1 ईयर की पूरी वैलिडिटी देती है कि एक सुबह मतलब जनवरी में लगवा लो, पूरा साल डेंगू ना होगा। डेंगू बड़ी खतरनाक समस्या है ना। मच्छर भाई साहब को देखो एकदम पूरा एकदम खून से लैस है एकदम, जबरदस्त खून पिए हैं कहीं से। खैर कौन से मच्छर हैं इनको देखा जाए। एडीज एजिप्टी है, एडीज एल्बोपेक्टस भी है, एडीज मच्छर हैं, तो एडीज के कई भाई आते हैं। एडीज एजिप्टी को हम सबसे प्रमुख मानते हैं। बाकी एल्बोपेक्टस जो कि एशियन टाइगर है और एक और है एडीज पॉलिनियंसिस। तो एडीज परिवार के तीनों भाई यहाँ आ जाते हैं और डेंगू फैलाने का पूरा भरोसा दिखाते हैं। डेंगू के वास्तव में 4 अलग-अलग वायरस हैं, डीबी1, डीबी2, डीबी3 और डीबी4। वास्तव में ये आरएनए वायरस है और परिवार है फ्लैबीविरिडे। परिवार का नाम है फ्लैबीविरिडे। शुरुआत में डेंगू पकड़ने पर कोई खास लक्षण तो नहीं होते, लेकिन 14वें दिन तक लक्षण दबा के बनने शुरू होते हैं। तेज बुखार आएगा, यहाँ पे दर्द होगा, ये वाला। सर का आवाज़ बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। तो ये जो दर्द शुरू हुआ बुखार लेकर के, ये ऊपर वाला, तो पकड़ पक्का डेंगू पकड़ लिया। जॉइंट पेन शुरू होगा, आँख के ऊपर दर्द हो जाएगा। कई बार डेंगू की सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा बुखार है जो अपना अगर प्रभाव बढ़ा दिया, एडीज के 3 भाई, एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपेक्टस और तीसरा क्या था भैया? एडीज पोलिनियंसिस, ध्यान रखिएगा। तो रक्तस्राव यानी कि यहाँ से गर्दन-वर्दन से ना खून निकलने लगता है। कि ना इसमें जो प्लेटलेट्स है, उसका वैल्यूएशन इतना हो जाएगा ना 20,000 प्रति mm³ तक पहुँच जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अब रक्तस्राव होना शुरू हो गया। लो ब्लड प्रेशर लगातार बना रहेगा। इसे हम कई बार हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि हड्डियों में ना बड़ा भयंकर दर्द करता है ये, इसलिए नाम क्या आ गया इसका? हड्डी तोड़ बुखार के तौर पर जाना गया। एक वैक्सीन है डेंगाबैक्सिया और एक है क्यूडेंगा। वर्तमान में ये वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवेलेबल है। हमने ये भी डेंगी आल करके बना ली है। परमेथ्रिन नामक दवाई है जिसका छिड़काव करके मच्छरों से बचाव होता है। जितना भी ना कोई आती है ना मच्छर वाली, ये वाली, इन सब में हम परमेथ्रिन मिलाते हैं। और जो ये ऑल आउट आता है ना भैया, जो आप लाते हो खरीद के, किसी काम का नहीं है आजकल, मच्छर पे इसी पे आके बैठ जाते हैं। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में केरोसिन डाला गया होता है। केरोसिन का मिक्सचर होता है ये। जो मिट्टी का तेलवा होता है वही डाल देते हैं। ये तो हमें लगता है किसी काम के हो नहीं है, आजकल के मच्छर में रेजिस्टेंस हो चुके हैं। आगे है जीका वायरस। जीका वायरस भी मच्छर के कारण ही फैल रहा है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें ये प्रॉब्लम है माइक्रोसेफेली की समस्या आ जाती है। एक करके इनको हम चिन्हित करेंगे। मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, जिसकी वजह से जीका वायरस हो रहा है। जीका वायरस मुख्य वायरस का नाम है, आरएनए वायरस है, फ्लैविविरिडे नामक परिवार है इसका। खैर पॉइंट्स क्या है ना, जीका वायरस में पॉइंट्स ये हैं, जब कभी बच्चों में ना इसका प्रभाव होता है तो ये प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली। तो बच्चों में ना माइक्रोसेफेली नामक समस्या हो जाती है। माइक्रोसेफेली नामक समस्या हो जाती है और ये ना माँ से बच्चों में जाता है जीका वायरस, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। खैर अगला है येलो फीवर। इसमें लगेगा कि पीलिया पकड़ लिया है, जॉन्डिस हो गया है, आंखें एकदम पीली-पीली सी हो जाती हैं। मच्छर कौन से भाई साहब? मच्छर वही है, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है। येलो फीवर वायरस पूरा नाम है, आरएनए वायरस है, फ्लैविविरिडे परिवार है इसमें। लिवर फेल हो जाता है और तीव्र बुखार, ठंडा लगता है, त्वचा और आंखों का पीलापन हो जाता है। पीलिया होने का रिस्क का भ्रम पैदा करता है। एक्जेक्टली ये एक बहुत वायरल डिजीज है और हमने बताया आरएनए वायरस। जापानी इंसेफेलाइटिस है, जेई बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र बिहार के भी हैं जो इससे बहुत प्रभावित चल रहे हैं, जेई से। जापान से फैली बीमारी है। इसमें ना ब्रेन में जो हमारा ब्रेन की झिल्ली होती है, मेनिंजाइटिस, वो प्रभावित होती है और इसकी वजह से ब्रेन में प्रभाव पड़ता है, लकवा मार सकता है, पूरे जीवन काल मेमोरी लॉस तक कर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना। तो मच्छर कौन से हैं? वही है क्यूलेक्स मच्छर। अक्सर ना ये धान के खेतों में बहुत फैल जाते हैं, जहाँ पे मार्स गैसेस निकलती है ना, मीथेन, वहाँ पर क्यूलेक्स ऐसे सूंघता है उसको जाके, इस तरह से सूंघेगा। तो इस वजह से इसे हम क्यूलेक्स का बड़ा रीज़न मानते हैं। प्रमुख कारण क्या है? वही जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस, जिसको हम जेईवी कहते हैं, ये भी एक तरीके का आरएनए वायरस है ना? तो याद रखना मच्छरों के, अभी हम ना इकट्ठा करेंगे मच्छर सारे। जापानी इंसेफेलाइटिस पहली बार सूअर और जंगली पक्षी से फैला और फिर मच्छरों ने इंसान तक वो लेकर के आए। 1971 में पहली बार जापान में इसका प्रसार देखा गया। वर्तमान में जापानी इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल है। भारत में जो मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम चलता है ना, जिसका उद्देश्य है टीकाकरण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, उसमें जेई की वैक्सीन अवेलेबल है और सरकार कंपल्सरी रूप में उसे लगाती है। अगला है वेस्ट नाइल फीवर, यानी कि मच्छर, मच्छर से इंसान, इंसान से मतलब जानवर, सब जगह फैला है। ज़ूनोटिक वायरस एक तरीके से। मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। वायरस पूरा वही उसी नाम से वायरस आते हैं, इनके वेस्ट नाइल वायरस, आरएनए और फ्लैविविरिडे परिवार से कनेक्टेड है ये। इसका कोई वैक्सीन नहीं है। 1937 में युगांडा में पहली बार देखा गया। भारत का जो केरल राज्य है ना, ये वायरस से बहुत प्रभावित रहता है भाई। नई बीमारियाँ आई तो ऐसी स्थिति में मान के चलो कि केरल का नाम चिन्हित किया जाएगा। ये लोग बाहर से बोलते रहते हैं ना। अगला है लिम्फेटिक फाइलेरिया, इसको बोलते हैं हाथी पाँव। आपने देखा होगा कि अक्सर पैर आदि में ना इस तरह के सूजन आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, यूँ कहें कि पूरे जीवन काल में फाइलेरिया होने के चांस, यानी कि ये सूजन बनी ही रहती है, ठीक नहीं होता। इसका एक ही प्रिकॉशंस है कि आप बचाव करो और कोई तरीका नहीं है। मच्छर कौन से हैं इसमें? देखो मच्छर ना 3-4 कैटेगरी के हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो कि शहरी क्षेत्र में और अर्ध शहरी क्षेत्र में है।
एनाफ्लीज हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है और एडीज हैं जो कि कुछ एरियाज में होते हैं। यानी ये तीनों प्रकार के मच्छर इसमें प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन अगर अलग से एक पूछा गया, जबरदस्ती आपसे प्रयास किया गया, तो अपन को ना इधर जाना है, यानी कि क्यूलेक्स मॉस्किटो को मेन में बना के रखना है कि अगर मान लो तीनों में से एक इंसिस्ट कर रहा है तो क्यूलेक्स। अगर वो ये कह रहे हैं कि इस पे क्या तीनों होंगे तो बताना हाँ तीनों प्रभावित करते हैं। एक ने शहर पकड़ा है, एक ने गाँव पकड़ा है, एक ने अलग-अलग इलाका पकड़ लिया, बस इतनी कहानी है। रीज़न क्या बनता है? कुछ वार्म्स होते हैं, जैसे एक होता है ना बुचेरिया बैंक्रोफोटाई, उस तरह से होता है देखो, एक लंबा-सा वार्म्स। ये ना सीधे एंट्री कर जाता है मच्छर के माध्यम से। बुचेरिया मलाई और बुचेरिया टिमोई भी होते हैं, बट उतने प्रभावित नहीं होते। ज़्यादातर जो प्रभाव पड़ता है वो बुचेरिया बैंक्रोफोटाई का पड़ता है, जो सीधे तौर पर मच्छर के माध्यम से एंट्री कर जाते हैं और हमारी लिम्फ नोड में, हमारी मसल्स में स्वेलिंग ला देते हैं और उसमें ना पानी भर जाता है। और इस तरह से पूरे शरीर में कहीं भी सूजन आ सकती है। हमने तीनों मच्छरों को इकट्ठा कर लिया है, याद रखिएगा। एडीज एज़ेप्टी को इकट्ठा कर लिया है, एडी एनोफिलीज को भी और क्यूलेक्स को। एडीज एज़ेप्टी देखना एक्टिव ड्यूरिंग डे, एडीज एज़ेप्टी दिन में रहते हैं। दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। एनोफिलीज सुबह-शाम आते हैं। क्यूलेक्स ने कहा कि भाई ब्रो मैं रात में संभाल लूँगा। 3 ब्रो हैं। 3 ब्रो ने क्या किया? एक ने कहा कि मैं दिन में सँभालूँगा, एक ने कहा कि मैं मॉर्निंग इवनिंग सँभाल लेता हूँ, डोंट वरी। एक ने ब्रो रात में अपन जलेगा क्यूलेक्स वाला। यानी कि ये पूरा 24 घंटे बैलेंस बना के रखे हैं। खास बात क्या है कि अपीयर ब्लैक एंड सिल्वर कलर, ध्यान देना। जो एडीज एज़ेप्टी होते हैं थोड़ा खाई-पी टाइप के लगते हैं और ये काले और हल्के से जैसे लगता है कि ऊपर चांदी के कुछ डॉट्स लगे हैं, उस आधार पर दिखते हैं। दे आर कॉल्ड द मार्स मॉस्किटो और नेल मॉस्किटो कहते हैं। ये दरअसल उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये CH4 मीथेन आदि होते हैं। सर मुरली प्रसाद भैया यादव प्रसाद क्या हुआ? क्या हुई? सर राप करने कहना क्या चाहते हो? लेक्चर 14 का बोर्ड पीडीएफ भेज दो। जो भी कहना है ना खोल के कहा करो गुरु। चलो इधर ध्यान दो। ये ना मार्स और नेल मॉस्किटो कहलाते हैं और वो आमतौर पर इनके जो अंडे होते हैं ना क्यूलेक्स के, वो सिगार के जैसे एकदम लंबे-लंबे। डज़ नॉट ले एग इन द डायरेक्टली वाटर। इनके जो एडीज एज़ेप्टी होते हैं, ये सीधे ना पानी में अंडे देते हैं। इनके अंडे ना महीनों ऐसे ही हवा में जिंदा रह सकते हैं, इनकी मिट्टी-विट्टी में। बड़े खतरनाक होते हैं। बीमारी कौन-कौन सी है? चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, रिफ्ट वैली, येलो फीवर। कौन-कौन सी है? चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, रिफ्ट वैली, येलो फीवर। इनमें एनाफिलीज में केवल एक बीमारी आएगी, मलेरिया। और क्यूलेक्स में कौन-कौन आएगा? जापानी एन्सेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरिया, वेस्ट नाइल फीवर और रिफ्ट वैली फीवर। तो ये हमने एक ही पेज पे सारे मच्छर उनकी बीमारी को इकट्ठा कर दिया है। आराम से नोट डाउन करिएगा और याद कर लीजिएगा। ये कुछ मच्छर हैं, एक एडीज है, एनोफिलीज याद रखना 45 डिग्री पे आके काटता है। क्यूलेक्स थोड़े ज़्यादा मोटे खाए तगड़े होते हैं। इनमें चांदी-चांदी सा निशान बना होता है, याद रखिएगा। एक और मच्छर है मंसोनिया मच्छर, ये भी एक तरीके से लिम्फेटिक फाइलेरिया फैलाता है। तो 4 कैटेगरी के मच्छर होते हैं। ज़्यादातर फीमेल मच्छर भोजन की तलाश में बाइट करती हैं और रक्त से ना प्रोटीन हासिल करती हैं। नर मच्छर काटते नहीं हैं, ये सीधे बाइट कभी नहीं करते। मुख्य तौर पर ये पेड़-पौधों से परागण वगैरह करते रहते हैं और नर वाले बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छा मतलब सीधे-साधे लोग होते हैं। और महिलाएँ भई मादा हैं, उनको घर परिवार चलाना है, इसे काट-कूट के वो काम करती रहती हैं। बस इतनी कहानी है। अगली यानी कि मच्छर से आगे बढ़ें तो हम उन बीमारियों की बातचीत करेंगे जो वायरस से हो जाए, यानी कि वायरल डिज़ीज़ की बात करें। ध्यान देना किसी भी वायरस में सबसे बाह्य परत वसा की होती है, फैट की, और अंदर में या तो डीएनए या तो आरएनए भरा होता है। या तो डीएनए भरा होगा या तो आरएनए भरा होता है। जिसमें आरएनए होता है इनको हम कहते हैं आरएनए वायरस। ज़्यादातर यही हमें प्रभावित करते हैं। जिनमें डीएनए होता है उनको हम कहते हैं टीएनए वायरस। तो ज़्यादातर ये हमें प्रभावित नहीं करते हैं। जब भी ये हमें कई बार अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो इन पर कुछ स्पाइक प्रोटीन भी लगे होते हैं। स्पाइक प्रोटीन भी लगे होते हैं। तो इस तरह से किसी वायरस की बनावट होती है और वायरस की बनावट होती है और ये अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ फैलाते हैं। इसमें से बड़ी घातक और प्रभावी बीमारी है कोविड-19। कोविड-19 का जो पूरा नाम है वो है SARS-CoV-2 सार्स-कोव-2 रहा। ये कोरोना परिवार का वायरस आया और ये वास्तव में पूरा इसका वायरस का नाम था और इस बीमारी का नाम दिया गया कोविड-19। हालाँकि आजकल ऐसे सवाल तो नहीं आते हैं, बहुत पहले खूब आया करते थे। कोविड-19 जब आया तो वो क्या बन गया था? पैंडेमिक बन गया था। यानी कि जब वर्ल्ड वाइड हो जाए, यानी कि विश्व भर में फैल जाए, विश्व भर में फैल जाए, तो इसे हम पैंडेमिक कहते हैं। पासपोर्ट मिल जाता है ना? और जब देश भर में फैल जाए, तो इसे हम एपिडेमिक कहते हैं और जब राज्य भर में फैल जाए, ऐसे मोटा-मोटा ध्यान देना, यानी कि 2-3 जिला कवर कर लें, तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। क्या बोलेंगे? एंडेमिक के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान देना। कुल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न की बीमारियाँ हैं। 2009 में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक आया था H1N1, 2013-15 में इबोला आया था, 2018-20 में इबोला बना रहा, 2014 से अब तक पोलियो बहुत लंबा चला, 2016 में जीका आ गया और 2020 से कोविड-19 है। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बीमारियाँ रही हैं, जो बड़ी घातक रही हैं। अगली बीमारी है निपाह वायरस, देखा जाए क्या है? तो निपाह वायरस का मुख्य रीजन है पैरामिक्सोविरिड परिवार का ज़ूनोटिक वायरस है ये, निपाह वायरस, और इसमें बुखार पकड़ता है, हेडेक आता है और वोमिटिंग होती है, गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर खास बात है कि निपाह वायरस पहली बार कम्पियोंग सुंगई नामक गाँव जो कि मलेशिया में वहाँ देखा गया। भारत में सबसे पहली बार 2002 में, पश्चिम बंगाल में 18 में, केरल में आया था। वर्तमान में इसका कोई टीका खास उपलब्ध नहीं है। मृत्यु का दर 70% है। दूषित फल खाने, मांस और दूषित खजूर खाने से, क्योंकि ना जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उनसे इंसान में फैल जाता है और चमगादड़ फल को जाके गंदा कर देते हैं। इसलिए हमें इस तरह के फल खाने से बचने चाहिए, है ना? ये पॉइंट हमें कई बार दर्शाया जाता रहता है। आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट है एचएमपीवी, ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था पिछले वर्ष एचएमपीवी। और एचएमपीवी में खास बात क्या है कि यह एक अत्यंत पुराना आरएनए वायरस है जो कि श्वसन संक्रमण का मुख्य रीजन बनता है। जब एक में मनुष्य से प्रभाव देखा गया, कोविड-19 और अन्य वायरल बीमारियों की तरह ही इसका भी प्रसार होता है। तो आरएनए वायरस है एचएमपीवी। एचएमपीवी की अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ध्यान देना, इन पर ना किसी तरह से जो भी वायरल डिसीज़ होती हैं, इन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। इनके लिए हम कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो एंटी वायरल होती हैं। इसलिए वायरस की समस्याओं के दौरान हमें कोशिश ये करना चाहिए कि एंटी वायरल दवाएँ या डॉक्टर की सलाह पर ही दवाएँ लें। किसी भी तरीके से रंजना रानी, आप ना बेटा बेटा बंद करके और निकल जाओ।
हमें आपसे कोई लगाव नहीं है, लिख रही है कि सर याद नहीं हो पा रहा है, आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। इसे हम कौन-सी शक्ति डालें? ये केवल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद करना है, मुझे नहीं याद करना बेटा। और मैं लिखा करके इसको 7 दिन में नहीं पढ़ाना चाहता। इतना समय ना तो मेरे पास है, ना ही आपके पास होना चाहिए। ये केवल इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बताओ, काम हो। बीमारी कौन पढ़ाता है? नाटक मत पैदा किया करो, ठीक है? मतलब इसमें केवल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं क्या करूँ? ये आपके बदले मैं इसको याद करूँ? मच्छर वाला। हमारा काम जो था मैंने कर दिया, आपको बता दिया कि भाई ये एडीज है, ये एनाफ़्लीज़ है, ये क्यूलेक्स है। माथे में डाले तुम्हारे खोल करके। उसके बाद कह दिया ये दिन में, ये सुबह-शाम, ये रात में। फिर हमने दवा बीमारियाँ सारी इकट्ठा कर दी। चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, रिफ्ट वैली येलो किसमें है? एडीज़ में है। दूसरा, इसमें एक बीमारी है मलेरिया। तीसरा, इसकी बीमारी इकट्ठा कर दी। जापानी एन्सेफेलाइटिस, एनाफ़ीलिस, लिम्फेटिक फाइलेरिया, वेस्ट नाइल और रिफ्ट वैली। अब आप ये सोचो कि मैं इसे आपको याद करा डालूँ। मेरा काम ये नहीं रानी कुमारी। करो तो ठीक, ना करो तो मुझे कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है? आपका हमारा काम आपको मैटर देना है, समझाना है, इकट्ठा बताना है, निकलना है। बीमारी नहीं समझाई जाती। मैं दाँत हाथ खुजली अगर बीमारी है, हमें पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ? खुजली बना के दिखाऊँ यहाँ पर खुजली है, ऐसे-ऐसे खुजाते हैं। पागल मत बनो। लिखना बड़ा आसान होता है बेटा ना, कि आप आए लिख दिए। सुबह 8 बजे से लगा हूँ आपके लिए। एक दिन यहाँ खड़े हो जाओ, तब एहसास हो उसका। बहुत आसान ऑप्शन है आपके लिए कि लिख दो, यार ये तो भगा रहे हैं। क्या आपको लगता है किसी चीज़ को लेके 7, 8, 10 दिन तक लगा रहा जाए? इतना-इतना पढ़ करके? यार इसको लो, पढ़ो और आज की आज खत्म करो इसको लिख करके और कोशिश करो कि अभी के अभी नोट करो और कल परसों तक याद करके खत्म करो, नया टॉपिक को देखो। इतना थोड़ी ना होता है। अगला है इबोला वायरस, ध्यान देना। जैसे हमने आपको बताया था कि डेंगू में अगर खतरा ज़्यादा होगा, तो रक्तस्राव होने लगता है। ये सबसे खतरनाक कंडीशन है डेंगू की। ठीक वैसे ही इबोला है। इबोला को हम हेमोरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं। कैसे? इबोला जब किसी को होगा, तो इबोला का प्रभाव भी सेम यही होगा। बुखार पकड़ेगा और रक्तस्राव पकड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि बॉडी से जगह-जगह से ब्लीडिंग आने लगती है। तो 2 बीमारियाँ अपन को ध्यान में रखनी है। एक डेंगू में रक्तस्राव हुआ और दूसरा इबोला में रक्तस्राव हुआ। देखा जाए पॉइंट। मुख्य कारक है इबोला वायरस नाम से क्लियर है, फ्लाविरिडे परिवार है। प्रसार कारण है जंगली जानवर जैसे चिंपैंजी, बंदर, चमगादड़, शाही जीव, है ना? ये सब जब ह्यूमन के संपर्क में आते हैं, तो वो इबोला वायरस जो कि फ्लाविरिडे परिवार का है, उसको लेकर के आ जाते हैं। इनके अपशिष्ट, इनके रक्त और इनके मांस खाने से हम बचें, इनसे दूरी बना के रखें। आमतौर पे इसका प्रसार भारत में भी उतना ज़्यादा हुआ नहीं कभी। 1976 में पहली बार इबोला की पहचान अफ्रीका के ज़ायरे में एक नदी है इबोला, वहाँ पर हुआ। आरटी-पीसीआर, एलिसा और एंटीजन कैप्चर डिटेक्शन टेस्ट आदि से इसकी जाँच संभव है। इबोला की मौतें बहुत खतरनाक है ना? 40 से 50% तक मृत्यु दर है। अभी खास कोई वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं हो पाई है। ये बड़ी प्रसिद्ध बीमारी है और समय-समय पर अपना नज़रिया देती रहती है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। आमतौर पर इसमें ज़्यादा जो बलि दी जाती है वो मुर्गियों की दी जाती है। मुख्य कारण है H5N1 सबसे मेन जो वायरस यही है। आरएनए वायरस है, 99% आरएनए वायरस होता है, लेकिन अन्य भी वायरस अवेलेबल है इसके। H7N1, H7N7, H7N9, H5N6। ध्यान देना इसका जो H नंबर है वो 5 है, 7 है, क्योंकि बर्ड ऊपर होगी हवा में। हवा में होगी तो नंबर ज़्यादा होगा, 5, 6, 7 ऐसे याद रखना है, क्योंकि जो स्वाइन फ्लू ना उसका H1 होता है, H1N1, इसका कितना होगा? H5N1, H7N1, H7N7, H7N9, H5N6 इस तरह के वायरस अवेलेबल हैं इसके। प्रसार का कारण वही पक्षी है और मुख्य तौर पर वही चिकन, मुर्गी इलाकों में उनको मार के दफना देते हैं। 3 तरह के वायरस होते हैं इन बर्ड फ्लू के, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी तीनों का प्रसार होगा। बर्ड फ्लू पहली बार हांगकांग में देखा गया था 1997 में, 1997 में हांगकांग में बर्ड फ्लू दिखाई दिया था। एक और है स्वाइन फ्लू जिसको हम पिग फ्लू या हॉग फ्लू के नाम से जानते हैं। इनके वायरस के नाम अगर चेक करें तो क्या है? H1N1, H1N2 सूअरों से मनुष्यों में आता है। खाँसी, बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना, वही सेम सिम्पटम्स जो फ्लू के सिम्पटम्स होते हैं। 1919 में पहली बार जानकारी मिली थी, यानी कि जलियांवाला बाग जिस दिन हुआ, जिस साल में उसी साल ये दुनिया को पता चला था स्वाइन फ्लू के बारे में। इसे हॉग फ्लू और पिग फ्लू भी कहते हैं। इसके एंडोजेनियस H1N1 वैक्सीन अवेलेबल करने का प्रयास किया गया, ज़्यादा प्रभावी तो है नहीं। दुनिया में बड़ी घातक बीमारियों से एक बीमारी रही है, जिसका नाम है पोलियोमाइलिटिस, जिसको हम आमतौर पे पोलियो कहते हैं। अच्छी और सुखद बात ये है कि भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है वर्ष 2014 में। पूरी की पूरी पीढ़ियाँ अपंग हो जाया करती थी। बड़ा दुखद कहानी थी। अब जरा सोचो, कोई बच्चा सो रहा हो और उसको बुखार आ गया हो 2-3 दिन से और अचानक उसके हाथ और पैर काम करने बंद कर दें। बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। पूरा जीवन इन बैसाखियों के सहारे वो काटेगा। तो ये बहुत ही घातक बीमारी थी पोलियोमाइलिटिस के बारे में पॉइंट आइए उठाते हैं। क्या है रीज़न? तो मुख्य रीज़न है पोलियो वाइल्ड पोलियो वायरस, आरएनए वायरस है। एंटेरोवायरस टाइप 1, 2, 3 याद रखना। कौन सा नाम है इसका? एंटेरोवायरस टाइप 1, 2 एंड 3 ये मुख्य रीज़न था। संक्रमित व्यक्ति जिसको ये पोलियो एंटेरोवायरस 1, 2, 3 का प्रभाव था, वो कहीं जाके पहले भारत में ना दुनिया में खुले में मल होता था। अभी भी हो रहा है, लेकिन ओडीएफ सिस्टम आपने सुना होगा, फ्री है, खैर। तो मल और उसके कफ और बलगम के संपर्क में कोई और आ जाए, तो छोटे बच्चे खासकर प्रभावित होते थे। 1909 में इसकी पहचान कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ये वही है जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को व्यापक तौर पर प्रभावित करता है और अंत में ये हाथ और पैर में लकवा मार जाता है और ये लकवा कभी ठीक ना होने वाला लकवा है। इसलिए भारत सरकार और दुनिया की सरकारें बहुत परेशान थी कि इससे कैसे बचा जाए। तो 2 बड़े वैज्ञानिक आए। एक ने पोलियो ड्रॉप बनाया, इनका नाम था अल्बर्ट साबिन। 2 बूंद जिंदगी में कई बार। वैक्सीन भी बनी इसकी आईपीवी और इनको जोनास साल्क ने बनाया। 2 माह, 4 माह, 6 से 18 माह, 4 से 6 साल, इस तरह से 4 से 5 बार बच्चों को समय-समय पर ये वैक्सीन अवेलेबल कराई गई और अब भारत लगभग इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। ये जोनास साल्क हैं, ये अल्बर्ट साबिन हैं, ये बूंद वाले हैं, ये सुई वाले हैं, यानी कि इन्होंने इंजेक्शन अवेलेबल कराया था। भारत 2014 में, मार्च 2014 में पोलियो से मुक्त हो चुका है ना? अगली बीमारी है एआईडीएस, है ना? इस साल पटना शहर पूरी तरह से एआईडीएस से बड़ा प्रभावित रहा, है ना? और इसके कुछ पॉइंट्स देखे जाएँ। सबसे बड़ी बात कि इसका जो वायरस का नाम है दुनिया को सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, जो कि एक तरह का रेट्रो वायरस है, परिवार के हिसाब से नाम पड़ता है। एंटेरो वायरस ये कौन सा है? रेट्रो वायरस है, आरएनए है। एचआईवी 1 ज़्यादा प्रभावी होता है, एचआईवी 2 तुलनात्मक कम प्रभावित होता है। कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध, दूषित हाइपोडर्मिक सुइयाँ किसी को है, किसी और को लगा दीजिए। दूषित रक्त आधान, अंग प्रत्यारोपण गर्भवती से उसके शिशु में और होमोसेक्सुअल और ओरल सेक्स और मुख मैथुन द्वारा भी एआईडीएस होने के चांसेस बने होते हैं। तो ये कुछ रीज़न है इसके एआईडीएस के। और इसके 3 स्टेज होते हैं, एक्यूट स्टेज होते हैं, एक्यूट स्टेज, क्रोनिक स्टेज और सबसे लास्ट में एआईडीएस हो जाता है। इन दोनों स्टेज तक यदि पता चल जाए तो दवाई-ववाई से जीवन लंबा कर सकते हैं। इस स्टेज में जीवन लंबा करना लगभग संभव नहीं होता है ना? जीवन छोटा ही कर दिया जाए। मल ध्यान देना, मल से, नाक के स्राव से, लार से, थूक से, पसीना से, आँसू से, उल्टी से, गले मिलने से, चुंबन करने से एड्स नहीं फैलता है। ध्यान रखिएगा।
इन इन लेवल तक एड्स नहीं फैलेगा। लेकिन इस लेवल को क्रॉस करके ओरल सेक्स की तरफ जाया जाएगा तो एड्स फैलने के चांसेस बन जाते हैं। बिल गेट्स को यही हुआ था। भाई मुझे नहीं पता यार। इन लोगों की बातें ही मत करो, बहुत पागल टाइप के लोग हैं। जैसे प्रेस्टीन फाइलें नहीं, उनको पागल हैं, दूषित मानसिकता के लोग हैं। खैर, एचआईवी के एक से अधिक स्ट्रेन द्वारा संक्रमण संभव है। यानी जिसको एचआईवी हुई उसको दोबारा भी एचआईवी हो सकती है, मल्टीपल। इसलिए इसको बोलते हैं एचआईवी सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं। एचआईवी ना CD4 प्लस लिम्फोसाइट कोशिकाओं को मार देती है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बुरी तरह से ध्वस्त कर देती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 1952 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। उद्देश्य यही था एचआईवी से रोको। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आजकल काफी प्रभावी है, जिससे हम एचआईवी के प्रभाव को कम कर रहे हैं, मृत्यु से बचा नहीं सकते। हालांकि दुनिया में 7 लोग अभी तक एचआईवी से ठीक हो चुके हैं। यानी बोन मैरो थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी जैसी विधियां एचआईवी ठीक करने में अपनी भूमिका निकालना शुरू कर चुकी हैं। यहाँ पर 4 लिखा है, लेकिन 7 हो गए, 7 प्लस लोग। 1921 में पहली बार एड्स की जानकारी मिली थी दुनिया में। 1986 में भारत में पहली बार एचआईवी की जानकारी मिली। चेन्नई से सुनीति सोलेमन और डॉक्टर सेलेपन निर्मल, ये 2 ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने भारत में एचआईवी पर खूब काम किया और इन्होंने ढूंढा 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है एचआईवी से हम दूर हो जाएं। आपको क्या लगता है? हालांकि लक्ष्य पूरा होने में थोड़ा विलंब लग रहा है। ये डॉक्टर सुनीति सोलेमन हैं, इनको जिन्होंने भारत में एचआईवी बताया। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस होता है 18 मई को, बाकी 1 दिसंबर वाला तो आप जानते ही हो। ऐसे कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं गलसुआ या कंठमाला, या कई बार मम्स जिन्होंने भारत में एचआईवी पर खूब काम किया और इन्होंने ढूंढा 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है एचआईवी से हम दूर हो जाएं। आपको क्या लगता है? हालांकि लक्ष्य पूरा होने में थोड़ा विलंब लग रहा है। ये डॉक्टर सुनीति सलमान हैं, इनको जिन्होंने भारत में एचआईवी बताया। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस होता है 18 मई को, बाकी 1 दिसंबर वाला तो आप जानते ही हो, है ना? तब थीमो में तो करंट अफेयर में आएगा। एक और बीमारी है जो कि वायरस से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं गलसुआ या कंठमाला, या कई बार मम्स बोलते हैं। इसमें ना जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है वो मुख्य तौर पर प्रभावित होती है। तो इसको देखा जाए, पैरामिक्सोविरिड वायरस है, पैरोटिड लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है। आमतौर पे इसका जो संक्रमण है, 1 मिनट रुकिएगा। इधर आना भाई, लाल लाल लाइन का भी देखो। ओके, यहाँ तक थे ना? 2030 तक एड्स के उन्मूलन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है। अब पूरा है या नहीं है वो एक बार देखा जाएगा। खैर, ये है डॉक्टर सुनीति सलमान, इन्होंने ही भारत में पहली बार एड्स के बारे में जानकारी दी थी। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस होता है। 1 दिसंबर वाला तो आप जानते ही हो हर कोई, है ना? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। खैर, इसका थीम याद करें में। अगली बीमारी है गलसुआ या कंठमाला, गलसुआ या कंठमाला। ये ना हमारे पैरोटिड लाल ग्रंथि को प्रभावित करती है इस तरफ, और ये वायरस जनित समस्या हो जाती है। कान के पास सूजन हो जाएगा, दर्द होगा, और हमारे जो पुरुषों में प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। खसरा, रुबेला और कंठमाला जो एमएमआर वैक्सीन अवेलेबल है इसकी, और बच्चों में ना गलसुआ कंठमाला की दवाएं दी जाती हैं, वैक्सीन दी जाती है। अगली बीमारी है रेबीज। कुत्तों के काटने या अन्य जानवरों के काटने से ये बड़ा खतरनाक बीमारी हो जाती है। रेबीज अभी हमने देखा एक जो कबड्डी के खिलाड़ी थे, उन्होंने कुत्ते को रेस्क्यू किया और उसको जो है इंजेक्शन नहीं लगाया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई, है ना? ठीक। तो मुख्य कारण कौन सा? रेबीज वायरस है, जो कि एक आरएनए वायरस होता है। कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने से उनकी लार से भी हो सकता है, ध्यान देना। कई बार ना उनकी लार अगर हमारे ब्लड से कनेक्ट हो गई, नहीं काटे वो, हमें कहीं चोट लगी है, कई बार ना आदमी गलती कर बैठता है। मान लो चाटा वो भाई कुत्ते के घर में, एक तो उनको एंटी रेबीज इंजेक्शन ला के रखो, फिर भी रिस्क बना होता है। तो लार मान लो कहीं चोट लगी, वो लार से चाट दिया, तो रिस्क है रेबीज होने का। खैर, इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जल से डरता है जिसको, ये रेबीज हो जाएगा। मतिभ्रम होगा, तीव्र बुखार होगा, उत्तेजना होगा, एकदम हल्ला करेगा वो, और मृत्यु निश्चित है 100%। एंटी रेबीज वैक्सीन बहुत सारी अवेलेबल है और हमें समय से पहले तत्काल रेबीज के इंजेक्शन लगाने चाहिए। ये है ना, रेबीवैक्स करके आती है, ये हमें दी जाती है, ये कुत्तों की है। रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन होती है। लुई पास्चर ने सबसे पहले रेबीज का वैक्सीन डेवलप किया था। लुई पास्चर बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, इन्होंने माइक्रोब्स के ऊपर, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के ऊपर काफी काम किया। इन्होंने दुनिया को रेबीज इंजेक्शन गिफ्ट किया था। रुबेला बड़ी प्रसिद्ध और परंपरागत बीमारी है, रुबेला और मीजल्स। इसको थोड़ा सा देखा जाए क्या है, तो रुबेला मुख्य तौर पर रुबेला वायरस की वजह से होता है, जो कि एक आरएनए वायरस है, और प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर लार और म्यूकस के संपर्क में तेज बुखार होगा, खांसी पकड़ेगा तेज, त्वचा पर चकत्ते आएंगे, गले पर लिम्फ बढ़ेगा, और इसमें भी ना एमएमआर वैक्सीन आती है, बच्चों में रुबेला की वैक्सीन दी जाते रहे हैं, जिससे रुबेला बहुत नाम मात्र का होता है। ध्यान देना, मीजल्स और रुबेला में बड़ा अंतर, बहुत माइन्यूट अंतर है। ये है कि जो मीजल्स होता है, मीजल्स जो होता है, ये मीजल्स वायरस की वजह से होगा, जो कि है पैरामिक्सो वायरस। कैसा है? पैरामिक्सो वायरस होता है, याद रखना, पैरामिक्सो वायरस है ये। और जो रुबेला है, ये टोगा वायरस है। कौन सा वायरस है ये? ये टोगा वायरस है। तो दोनों में यही अंतर है, लगभग सिम्पटम्स एक ही जैसे होते हैं, बट इनके वायरस के नाम रखना। रुबेला टोगा वायरस है, मीजल्स पैरामिक्सो वायरस है, मीजल्स पैरामिक्सो वायरस है। खैर, एक और है चिकन पॉक्स, जिसे कहते हैं छोटी माता या छोटी चेचक। पूरे शरीर में ऐसे रेड रेड रेसेस आ जाते हैं, ये दाने कई बार फट करके और काफी ज्यादा घाव भी पैदा कर देते हैं। इनको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। मुख्य कारण है बेरिसेला हर्पीज वायरस। बेरिसेला, क्या नाम है? पेरिसेला वायरस। कौन सा? पेरिसेला हर्पीज वायरस, एक तरह का रेट्रो वायरस होता है। शीघ्र संक्रमण द्वारा लार, छींक और प्रत्यक्ष संपर्क से होता है। ये, और ध्यान देना, ये चिकन पॉक्स वायुजनित संक्रमक समस्या है। वारिसेला नामक वैक्सीन उपलब्ध है वेरिसेला के लिए। अप्रैल 1977 में भारत चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो चुका है, जिसको हम छोटी माता नहीं बड़ी माता कहते हैं, और इसका वायरस का नाम है बेरियोला। ध्यान देना, बेरिसेला अभी भारत में है, बट बेरियोला से हम मुक्त हो चुके हैं। ध्यान देना, बड़ी माता या चेचक से अब भारत में बीमारियां नहीं होती हैं, बट स्मॉल जो छोटी माता है, उससे यानी कि बेरिसेला से अभी भारत में बीमारियां हो रही हैं। तो चिकन पॉक्स यानी छोटी माता के प्रभाव अभी भी मिलते हैं। खैर, स्मॉल पॉक्स गायब हो चुका है, चिकन पॉक्स अवेलेबल है। चिकन है, स्मॉल पॉक्स गायब हुआ। 1980 में वैश्विक उन्मूलन हुआ स्मॉल पॉक्स का। चेचक एकमात्र मानव रोग बना जिसे पूरी दुनिया से समाप्त कर दिया गया है। अब चेचक नहीं होता है। मंकी पॉक्स भी इसी से कनेक्टेड है, वायरस का नाम है आर्थ्रोपॉक्स वायरस की फैमिली से आता है। चिकन पॉक्स बेरिसेला जोस्टर है, और स्मॉल पॉक्स बेरियोला वायरस है, ये भी आर्थ्रोपॉक्स फैमिली से आता है। ध्यान देना, स्मॉल पॉक्स गायब हो चुका है, चिकन पॉक्स अभी है, स्मॉल पॉक्स अब नहीं है। इसको हमने इरेडिकेट कर दिया है, ये हट चुका है। मंकी पॉक्स प्रसिद्ध हुआ था, बस खाली इसके वायरस का नाम याद रखिएगा, कोई खास आवश्यकता नहीं है। वायरस में एक बहुत ही घातक बीमारियों का बंच है, अच्छा है। चिकन पॉक्स बहुतों को हो जाती है, अक्सर ये मार्च महीना चला ना, चिकन पॉक्स का ही महीना है ये। लगभग मार्च अप्रैल में बच्चों को तो पकड़ना शुरू होता है। हालांकि इसकी वैक्सीन तो अवेलेबल है ही, बट कई बार असर आ जाता है। हेपेटाइटिस या लिवर इन्फ्लेमेशन A, B, C, D, E 5 तरह के प्रभाव होते हैं। अधिक शराब, संक्रमण और जहर इसके प्रमुख कारक बनते हैं। आप याद रखें, भारत में हेपेटाइटिस बी और सी का अधिक प्रभाव होता है। त्वचा पर पीलापन, थकान, गाढ़े रंग का मूत्र, यकृत सिरोसिस और कैंसर। ध्यान देना, हेपेटाइटिस बी एकमात्र पार्शियली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस की वजह से हो जाता है। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे RNA वायरस वाले होते हैं। बी वाला खतरनाक है।
अब हम एक ऐसी बीमारियों की श्रृंखला में जा रहे हैं जो कि बैक्टीरियल इलनेस है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से प्रभावित करती है। ध्यान देना, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। ये एक बैक्टीरिया है मोटा-मोटा, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। इसीलिए इन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर हो जाता है। एंटीबायोटिक दवा का असर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दवाएँ इसी सेल वॉल को तोड़ देती हैं और जब बैक्टीरिया का सेल वॉल टूट जाएगा, तो इतनी बीमारियाँ हैं कि कहीं पढ़-पढ़ के बीमार ना हो जाओ। अब हमने प्रयास किया है कि संगठित कर दें उसे, 1-2 बार रिपीट एंड रिपीट कर लेना, काम बन जाएगा, है ना? इससे अधिक अगर आ गया तो भाई हम क्या ही कर सकते हैं, बीमारियाँ इतनी हैं कि सबको याद करना संभव नहीं है। खैर, तो सेल वॉल को ब्रेक करती है, इसलिए बैक्टीरियल इलनेस में हम एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक बुखार है टाइफाइड, इसे हम आंतरिक ज्वर कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया प्रभावित करता है। दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से टाइफाइड हो जाता है ना? तेज बुखार होगा, ठंडा-वंडा पकड़ेगा, ये सवाल नहीं आता है, बस खाली रीज़न आता है आपसे क्यों ऐसा होगा, है ना? बहुत साल पहले एक टाइफी मेरी करके महिला थी, दुनिया में टाइफाइड पहुँचाने का श्रेय इनको जाता है। इनको बेसिकली पहली बार टाइफाइड हुआ, इन्होंने क्या किया ना, ये कुक थी, मेड थी, इनका नाम था मैरी मेलोन। क्या नाम था? मैरी मेलोन। और मैरी मेलोन ने क्या किया, अपने खाने में थूक दिया और उसी खाने को अपने जो बच्चे थे, जो उस हॉस्टल के छात्र थे, उनको दे दिया खाने के लिए। और मैरी मेलोन ही दुनिया में टाइफाइड फैलाने की कारक बनी। बड़ी बदमाशी, जो कैसे थूक रही है खाने में। कुछ ऐसे पागल टाइप के लोग होते हैं, इसलिए भैया थोड़ा अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, एक दाँत खाया करो, खैर कोई नहीं। टाइफाइड का जाँच कराना है तो हम विडाल टेस्ट लेते हैं और क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट लेते हैं और एक रैपिड स्लाइड टेस्ट लेते हैं। सबसे फेमस जाँच है विडाल टेस्ट की। टाइफाइड के बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक बड़ा फेमस वैक्सीन है, इसको हो सकता है पूछे वो। टाइप बार टीसीबी वैक्सीन बहुत फेमस है टाइफाइड की। एंटीबायोटिक्स दवाएँ भी टाइफाइड की अवेलेबल है। बायोवैक टीसीबी भी बहुत प्रसिद्ध दवाई है जो टाइफाइड में इस्तेमाल हो रही है। ध्यान रखना, टाइफस और टाइफाइड में बड़ा अंतर है। दोनों के तौर पर बैक्टीरियल इलनेस ही है, बट टाइफस ना एक होता है रिकेट्सिया टाइफी बैक्टीरिया। रिकेट्सिया टाइफी बैक्टीरिया होता है। इसकी वजह से टाइफस होता है और ये एक तरीके से ना एक उड़ने वाले जीव होते हैं, उनकी वजह से होता है। और जो टाइफाइड है वो होता है साल्मोनेला टाइफी से। किससे होगा? साल्मोनेला टाइफी से होगा। अगला है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में जहाँ पर हमारा म्यूकस भर जाता है वायुकोश में, तो उसे हम न्यूमोनिया कहते हैं। आमतौर पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण ये होती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये मुख्य इसका रीज़न है। एल्वियोली संक्रमित होता है और फिर गंभीर श्वसन समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसकी भी दवाएँ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। हैजा रोग भी बड़ा प्रसिद्ध है। विब्रियो कोलेरा नामक एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हैजा होता है। दूषित पानी और खाने से होता है। रॉबर्ट कोच ने हैजा के बारे में बताया था। विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया हैजा की जनक है। संक्रमण का मार्ग वही मौखिक है, खान-पान से हो जाता है हैजा। है ना? जॉन स्नो ने पहली बार हैजा के बारे में ट्रीटमेंट आदि खोजा था। शॉन केल नामक एक इंजेक्शन आता है ना? वैक्सीन है ये, हैजा ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स और ओआरएस दिया जाता है। इसके अलावा कॉलरा वैक्सीन है जो कि हैजा ठीक करने के लिए दी गई है। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है जिनको हम टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के नाम से जानते हैं और ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। मानव में सबसे पुराने संक्रमणों में से एक है ट्यूबरकुलोसिस। ड्रॉपलेट एरोसोल संक्रमण जब खाँस-वाँस देते हैं ना तो वो फैल जाता है। इसे हम व्हाइट प्लेग अथवा कोच रोग कहते हैं। रॉबर्ट कोच ने बताया था इसके बारे में। विशेष रूप से संक्रमित फुफ्फुसी है यानी कि फेफड़ा प्रभावित करेगा। गर्भाशय और लिम्फ नोड और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है टीबी। डायग्नोसिस ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस, जब कभी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो क्या करते हैं? ध्यान देना। एक होता है स्पुटम कल्चर, बलगम लेते हैं ना उसका कल्चर कराते हैं। उससे जाँच कराते हैं। एक मॉन्टॉक्स परीक्षण होता है। मॉन्टॉक्स स्किन परीक्षण होता है। ये भी टीबी की जाँच के लिए करते हैं और एक्स-रे तो बहुत फेमस है कि तत्काल फेफड़ा चेक कर लेंगे, बलगम बहुत जमा हुआ है, तो सीधी-सी बात है, टीबी का क्लियर हो जाएगा। एक और है इंटरफेरॉन गामा का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेरॉन गामा, इससे भी टीबी की जाँच हो जाती है और टीबी को लंबे समय तक परीक्षण करते समय रोकने के लिए वैक्सीन भी है। बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन BCG इस्तेमाल करते हैं। ये टीबी की बहुत प्रसिद्ध वैक्सीन है जिससे होने ना पाए और डॉट्स भी इस्तेमाल करते हैं। डॉट्स का मतलब क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। डॉट्स मतलब घर-घर जाकर के मरीजों को दवाई खिलाओ, जिससे कि समय पर दवाई खाएँ, तो ऐसी स्थिति में वो बचे रहेंगे या उन पर असर करेगा। एक और बड़ी खास बीमारी है, प्रभावित करती है डिप्थीरिया। गले में जो संक्रमण जो साँस का पथ है, उसमें ना इस तरह से व्हाइट जाले पड़ जाते हैं डिप्थीरिया में और फिर साँस लेने में बड़ी दिक्कत आने लगती है। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया है जो इस तरह का संक्रमण फैलाता है। छोटे बच्चों में इसका प्रभाव बहुत देखा जाता है। गले में ना व्हाइट झिल्ली बन जाती है और फिर वो साँस लेने में तकलीफ और बहुत दर्द पैदा करता है। ये है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में देखो इस बच्चे को डिप्थीरिया हुई है, इसमें फीवर रहेगा, ग्रे म्यूकस हो जाएगा, है ना? फुल नेक यहाँ पर ना ये जो गर्दन है सूज जाएगी, डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग, सांस में तकलीफ होगी और पुस फील्ड विल्टर्स आ जाएँगे यानी कि दाने निकलेंगे जिनमें मवाद या पस भरा रहता है। ये डिप्थीरिया के संक्रमण लक्षण है। एक और है पर्टुसिस, इसे कहते हैं काली खाँसी। काली खाँसी जिसे कहते हैं वूपिंग कफ या कुकुर खाँसी कहते हैं। वूपिंग कफ या काली खाँसी या पर्टुसिस के नाम से जानते हैं। इन सब के ना भारत में वैक्सीन अवेलेबल है और आपको छोटेपन पे दी गई है। ओरेला पर्टुसिस बैक्टीरिया इसका मुख्य कारण है। ऊपरी सांस में संक्रमण हो जाता है, कुकुर खाँसी कहते हैं। छोटे बच्चे ना कई बार इतना खाँस देते हैं मौत तक हो जाती है कुकुर खाँसी से। कुछ वैक्सीन है, ध्यान देना। एक होती है जो वैक्सीन जिसके जल्दी टीपी, एक है टीपी। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस इन सबकी वैक्सीन अवेलेबल है, जो भारत में बच्चों को दी जाती है। एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिसे बोलते हैं टिटनस, है ना? इसको बोलते हैं धनुष टंकार रोग। जो व्यक्ति है ना वो एकदम धनुष की तरह हो जाता है इस तरह से। बस बाण लगा दो इसमें, हिंदी में कहते हैं। जैसे हमें रेबीज से बचना चाहिए, वैसे ही हमें टिटनस से बचना चाहिए। अक्सर जंग लगे लोहे आदि से इसके प्रभाव का खतरा ज़्यादा होता है। खैर पॉइंट अगर चेक करें तो क्या है? तो उत्तर हो जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक एक बैक्टीरिया है, जो मिट्टी, धूल और गंदे स्थानों पर होता है। अगर ये ब्लड के संपर्क में आया, तो ये टिटनस पैदा करेगा। इसे हम लॉक जॉ कहते हैं। जबड़ा ना लॉक हो जाता है, बोल नहीं पाता। ये जो हो रहा है ये नहीं होना, लॉक कर जाएगा पूरा। पूरा शरीर ना धनुष की तरह से टेढ़ा हो जाएगा। धनुष टंकार बोलेंगे। मांसपेशी, ऐंठन और हड्डियों में फ्रैक्चर तक हो जाता है। ऐंठन से इतना तेज ऐंठन होगा। छोटे बच्चों में टिटनस होता है, उसको बोलते हैं नियोनेटल टिटनस। सेफलिक टिटनस सर में होता है, यानी कि यहाँ पर खोपड़ी में हो जाता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। विटामिन सी कुछ मात्रा में अगर है तो टिटनस होने से बचाने का प्रयास करता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि 12 घंटे के अंदर-अंदर टिटनस का इंजेक्शन टिट-बैक आता है, उसे लेना चाहिए। 24 घंटे का भ्रम मत पालें। और दूसरा, अगर 1 महीने में फिर से कहीं लोहा लगा, फिर से हमें इंजेक्शन लेना चाहिए। ये मत सोचें कि 6 महीने असर कर जाएगा, ऐसा होता नहीं है। और अगर लिखा भी गया है, इतना बड़ा भाग्य हमारा नहीं है कि हम उससे क्या करें, बच जाएँ। तो इसलिए हमें समय रहते ही और इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करें और इससे बचने का भी प्रयास करें।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कनेक्टेड बीमारी रही है। प्लेग अधिकारी को सबसे पहले मारा गया। भारत में प्लेग होता था ना चूहों से, और चूहों से पिस्सू में जाता था, और ये पिस्सू ह्यूमन में आ जाते थे और पूरा गाँव का गाँव साफ हो जाता था। इसको ब्लैक डेथ कहते थे, काली मौत। और ये ना महाराष्ट्र आदि में खूब फैला करता था। एयरसीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसे ब्लैक डेथ या टाउन प्लेग के नाम से जानते हैं। बुबेनिक प्लेग, सेप्टिकोमिक प्लेग पिस्सू से होता था, और ह्यूमनिक प्लेग हवा संक्रमण से 3 तरह के प्लेग होते थे। प्लेग को बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी कई बार इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है। एक है लेप्रोसी, जिसे बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलेंगे? लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के पर गल-गल करके कट जाती हैं, और ये बहुत ही अत्यंत दुर्लभ और प्रभावी रोग है। दरअसल जो सफेद दाग है लोग उसको कुष्ठ मान लेते हैं, वो नहीं है, ये वाला है, इसको ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, नाम है माइकोबैक्टीरियम लैप्री। एचपी हैंसन इसे खोजा था, इसलिए इसे हैंसन डिजीज कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आंखों और त्वचा को प्रभावित करता है, और धीरे-धीरे अंग इसमें कट करके गला। इसका इलाज है एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कि दवाओं को लंबे समय तक इलाज में शामिल किया जाए, तो इस तरह से हम लेप्रोसी से काफी हद तक बच सकते हैं। एक और बीमारी है एंथ्रेक्स। ये ना एक तरीके से बायोलॉजिकल वेपन की बीमारी है, इसको हम कई बार स्प्लिन फीवर भी कहते हैं। इसमें ना हमारी प्लीहा में बहुत वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसको हम स्प्लिनिक फीवर या प्लीहा का बुखार भी कह देते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से होता है। आमतौर पे पहले ना ये मवेशियों को होता था, यानी पशुओं में हो जाता था, लेकिन अब इंसानों में देखिए गए। कई देश में एंथ्रेक्स को बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर प्रभावित किया गया। आमतौर पे ये त्वचा को संक्रमित करता है, देखें इस तरह से ना ब्लैक डॉट अल्सर लग जाता है, यहाँ हर जगह काले-काले धब्बे, और त्वचा को रेड रेसेस में ला देगा, और इसकी वजह से फीवर लगातार बना रहता है। कई बार इसका प्रभाव मौत तक ला सकता है एंथ्रेक्स का, इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर ला रहे हैं। ट्रेकोमा, ये भी एक तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। भारत ट्रेकोमा से मुक्त हो चुका है वर्ष 2024 में। देखो, जैसे अब हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसके ऊपर ना देखो एक हमारी कवर टूट रही है इसकी। तो ये एक तरीके से टूट क्यों रही है? क्योंकि इसको हमने कहीं स्क्रैच कर दिया होगा। वैसे हमारी आँखों में ना जो कॉर्निया होती है, वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर की वही जो कवर लगाते हैं ना, ऊपर का क्या बोलते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो होता है। तो कई बार ना पलकों में यहाँ पे संक्रमण हो जाता है। देखो इसकी पलकें ना संक्रमित हैं पूरी की पूरी। अब बार-बार स्क्रैच आने से ऊपर की कॉर्निया टूट जाती थी, और कॉर्निया टूट जाने से अंधापन आ जाता था। तो जो नॉर्मल सी बीमारी अंधा ला दे रही है। हालाँकि भारत सरकार ने इस पे खूब काम किया, और हम इससे दूर यानी कि इरेडिकेट कर लिए, मुक्त हो गए हैं। ये आँखों में इन्फेक्शन है, भीतर की पलकें प्रभावित होती थी। क्लेमाइडिनिया ट्रैकोमाइटिस नामक एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से होता था। एंटीबायोटिक दवाएँ और सर्जरी से इसे ठीक किया जा सकता था। खबर ये है कि इंडिया हैज़ सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ट्रेकोमा एज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2024, है ना? अपने स्कूल में ना हर हर कक्षा में इस तरह के लड़के हुआ करते थे, जो आँखें पढ़ देते थे। इसी में संक्रमण होता है ट्रेकोमा में, हो जाता था, अब तो नहीं होता। इसकी वजह से हाँ, टेम्पर्ड ग्लास कहते हैं। टेम्पर्ड ग्लास यानी कि जो कॉर्निया है वो टेम्पर्ड ग्लास है। एक और रोग है सिफिलिस, यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सिफिलिस, इसमें देखा जाए होता क्या है? तो एक है अंगों पर दर्द रहित खुजली होगा, अल्सर होगा, घाव बनने लगते हैं, हथेली, मुख और तलवे पर घाव होगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा इसका परीक्षण होता है। हालाँकि एंटीबायोटिक दवाएँ इस पर असर कर देती हैं और ठीक हो जाता है। एक और है गोनेरिया, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। गोनेरिया क्यों होगा? एक है नेइसेरिया गोनेराई नामक जीवाणु है, जो इस पर प्रभाव डालता है। क्लैप नाम से इसे जानते हैं, इसको बोलते हैं क्लैप। मूत्रमार्ग में दर्द और संक्रमण होगा, और जब अगर गोनेरिया लंबे समय तक बना रहा, तो महिलाओं में बांझपन की भी समस्या देखी जाती है। तो ये रहा इन बीमारियों की एक संपूर्ण लिस्ट, जो बैक्टीरिया से होती हैं। अब हम तीसरे कण यानी कि फंगस से भी एंटीबायोटिक असर करती है, क्योंकि कवक भी एक तरीके से सेल वॉल अपने साथ लेके रखता है। जहाँ-जहाँ सेल वॉल होंगी, उनमें एंटीबायोटिक दवाएँ असर कर देती हैं। तो एक-एक करके नज़र डालें। पहली है रिंगवर्म, इसे बोलते हैं दाद, है ना? छोटा-सा टिक्का-सा बनने लगता है, और खुजलाते-खुजलाते संक्रमित करने लगता है। बड़ी सामाजिक बीमारी है, जिसको हो जाता है वो कभी बताता नहीं है। डर्मेटोफाइटोसिस नामक या रिंगवर्म कहते हैं, 40 से अधिक प्रकार के फंगस कारण बनते हैं, जिनमें से एक है टीनिया कार्पोरिस, याद रखिएगा, और एक है ट्राइकोपाइथॉन। 40 से ज़्यादा है ये, जिनमें से एक है टीनिया कार्पोरिस, एक है ट्राइकोपाइथॉन। अगली बीमारी है एथलीट फुट, इसमें ना पैरों में क्रैक्स आ जाते हैं, और उँगलियों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा घाव और दर्द रहता है। रीज़न क्या है? एथलीट फुट इज़ इन्फेक्टियस फीट कैसेस बाय द टीनिया पेडिस और टीनिया कार्पोरिस, ध्यान देना, 2 प्रमुख फंगस हैं, टीनिया पेडिस और टीनिया कार्पोरिस, जिससे एथलीट फुट होता है। एक और है सर की दाद, इसे हम गंजापन कहते हैं, इस तरह की समस्याएँ आ जाती हैं, और इसकी वजह से एक है, इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस नामक फंगस है। टीनिया कैपिटिस नामक फंगस होता है, जो इस तरह से दाद ला देता है, यहाँ पर देखना, ये टीनिया कैपिटिस है, और इसकी वजह से गंजापन आ रहा है। इसके बाद कुछ और बीमारियाँ हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं, है ना? प्रोटोजोआ से कौन-कौन सी होती हैं? एक है कालाज़ार, कालाज़ार जिसको हम ब्लैक फीवर कहते हैं। जगह-जगह पे ना रेड रैशेस आते हैं, और ये रैशेस एक एरिया कवर करते हैं और तेज बुखार पैदा कर देते हैं। कालाज़ार, इसे हम दमदम बुखार कहते हैं। रीज़न यही है कि कलकत्ता में दमदम कोई जगह है, वहाँ से ये फैला हुआ था। बस लेशमैनिया रोडमानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। बालू मक्खी वाहक होती है, संक्रमण के दौरान त्वचा भूरी और काली हो जाती है, इसलिए इसको हम काला आज़ार या काला बुखार भी कहते हैं। ये देखो कालापन आ गया, ये बालू मक्खी या सैंड फ्लाई है, जिसकी वजह से इस तरह के बुखार होने की संभावनाएँ बनती हैं। अगली बीमारी है पायरिया, दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक बीमारी। अगर किसी को पायरिया है और आपके बगल बोल दिया ना, तो आपका माथा खराब हो जाएगा, बेहोशी तक आ सकती है। इतना भयंकर दुर्गंध मुख से आता है, क्योंकि इसमें ना मसूड़ों में संक्रमण पैदा हो जाता है। एंट अमीबा जिंजिविलिस नामक एक प्रोटोजोआ है, जो कि भोजन आदि के सड़ने की वजह से दांतों के बीच में फँस जाते हैं, और वो फिर एक भयंकर दुर्गंध लाते हैं, और मसूड़ों से पस और खून आता है, और दांत हिलने लगते हैं, स्वाद खराब हो जाता है। यदि हाँ, विटामिन सी और रेशेदार भोजन दिया जाए उस व्यक्ति को, तो पायरिया वाले से थोड़ी दूरी बना के रखिए, कि ये हवाओं के माध्यम से संक्रमित होता है। एक और बीमारी है, जिसको बोलते हैं निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपनोसोमा के नाम से जानते हैं। दरअसल एक मक्खी होती है, सीसी मक्खी, ये जो मच्छी है ना, इसको बोलते हैं टीसी मक्खी, टीएसई, टीसी, फ्लाई के नाम से जानते हैं। जब ये काट लेती है ना, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की जो झिल्ली है, वो संक्रमित हो जाती है, और इंसान को फिर निद्रा आ जाती है। कई बार इसके प्रभाव से ना मृत्यु तक होती है। ट्रिपनोसोमा ब्रुसाई नामक प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से बीमारी होती है, नींद आती है, बुखार बना रहता है, मस्तिष्क की झिल्ली प्रभावित होती है। कौन सी मक्खी काट रही है? तीसरी मक्खी काटने से होती है। अगर समय रहते दवा ना हुआ, तो मृत्यु तक हो सकती है इस ट्रिपनोसोमा से। एक और है डिसेंट्री, जिसे हम बोलते हैं डायरिया। क्या हो गया है? अक्सर गर्मी का मौसम आ रहा है, अभी जब बारात-वारात में छोला खा लेगा ना आदमी,
तो डायरिया करती है। वही खराब भोजन-वोजन खाने से हो जाएगा। तो बार-बार भागेगा, कहाँ? बाथरूम की तरफ भागेगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, ये सब होता रहता है। रीज़न कहाँ बन रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक एक बैक्टीरिया प्रोटोज़ोआ है, जो खराब भोजन में अवेलेबल होता है, बड़ी आँत को प्रभावित करता है। कुछ मामलों में ना ज़ेलिया बैक्टीरिया नामक भी है, वो भी इसमें कारक बनती है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है कुछ लास्ट की बीमारियाँ आपको देखनी है, जो कि आनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिक डिसीज़ हैं। जैसे एक-एक करके नज़र डालते हैं। डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, 2 की जगह वहाँ 3 हो जाते हैं। इस तरह 46 की जगह कितना हो जाएगा? 43 गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम में हो जाते हैं। मुख्य प्रभाव बच्चों का कद छोटा हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा, हाथ-पैर छोटा हो जाएगा। पुरुषों में नपुंसकता के भाव उत्पन्न होते हैं। इसको हम आमतौर पे मंगोलीय जड़ता के नाम से जानते हैं। यानी ध्यान देना, ये जो 21वां नंबर है ना ये वाला, 23 नंबर के गुणसूत्र होते हैं अपने पास, इनमें से 21वें में ना 2 की जगह 3 हो जाता है। इस वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में ना जो 60 लास्ट में है 23 नंबर का गुणसूत्र, उसमें ना XXY हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। क्लाइनफेल्टर में एनलार्ज ब्रेस्ट जो पुरुष हैं, उनके स्तन बड़े हो जाएँगे और फेशियल बॉडी हेयर पे बहुत कम बाल रह जाते हैं। तो लिंग गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाएँगे। 1 X और ज़्यादा हो जाता है। इसमें अतिरिक्त X गुणसूत्र होने से पुरुषों में वृषण तो होते हैं, परंतु उनमें शुक्राणु नहीं बन पाते और ऐसी स्थिति में प्रजनन नहीं कर सकते। कुछ गुण महिलाओं जैसे हो जाते हैं, यानी कि ब्रेस्ट बड़ा हो जाएगा, आवाज़ पतली होगी और चेहरे से बाल गायब हो जाएँगे। एक और है टर्नर सिंड्रोम, कंधा दिख रहा है? टर्नर सिंड्रोम का सबसे बड़ा सिम्पटम्स होता है कंधा चौड़ा हो जाएगा। टर्नर में देखो जो लास्ट 23 वाला है ना, उसमें से गायब हो गया। 43 की जगह 45 से रह गया है ना? तो टर्नर में ना 45X या 45X को कहते हैं, एक X गुणसूत्र ही प्रदर्शित होता है। इसे हम अल्ड्रिच सिंड्रोम कहते हैं, कद छोटा, कब्ज जैसे कान और गर्दन खींची-खींची सी इसमें रहती है, जो कि टर्नर सिंड्रोम है। अब है ना कुछ बीमारियाँ हैं जो अंगों को प्रभावित जैसे कि निमोनिया किसको कर रही है? फेफड़ा, कैटरेक्ट आँख, ट्रेकोमा आँख, डिप्लोपिया आँख, कंजक्टिविटिस आँख, कोलाइटिस छोटी आँत, मिर्गी, नाड़ी तंत्र, रिकेट्स, हड्डियाँ, टीबी, फेफड़ा, पीलिया, यकृत, मधुमेह, अग्नाशय, एक्जिमा त्वचा, अस्थमा श्वास नली, पैरालिसिस नाड़ी, पोलियो हाथ-पैर, टाइफाइड आँत, अस्कर्वी दाँत, ग्वाइटर गला, मोतियाबिंद आँख, आर्थराइटिस जोड़, डिप्थीरिया गला, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क, पायरिया दाँत, एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क, रतौंधी आँख, मलेरिया रक्त कोशिका, फाइलेरिया लसिका, श्वेत रक्तकोशिका अस्थिमज्जा। तो इतनी बीमारियों की हमारे पास लिस्ट थी। उम्मीद है कि आपको अब ये बीमारियाँ बस काम ही की करना। मेरा काम था समझाना, मैटर दे देना। अब आपका काम है इसे वन टू वन लिख लीजिएगा। बिना लिखे याद नहीं होगा, ध्यान देना। बस जिसको मैंने टिक मारा है उतना ही लिखना, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस आधार पर लिखिए, एक बार सुबह दोहरा लीजिएगा, कल परसों तक और 1-2 बार इससे जुड़ा हुआ पॉइंट ध्यान में रख के रिमेमोराइज़ करिए। बार-बार रिपीट मारिए। समझ में आया? मूली प्रसाद भैया?